फॉर मोर एपिसोड सब्सक्राइब्स के नॉवेल्स हिंदी चैनल। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास माफिया को जादुई दुनिया में ले जाना, अध्याय 21, कुलीन पदानुक्रम। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL: माफिया को जादुई दुनिया में ले जाना, C21, कुलीन पदानुक्रम। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 21, कुलीनता पदानुक्रम। अगले कुछ सप्ताहों तक एंड्रू नीना को उसकी स्थिति के लिए उपचार हेतु सप्ताह में एक बार पिछले डॉक्टर के पास ले जाता था। साल्ट स्टार सिटी में उसकी स्थिति की जांच करने वाले डॉक्टर को लगा कि उसकी स्थिति अच्छी नहीं है और उसके परिणाम व्यवहारिक रूप से अपरिवर्तनीय हैं। हालांकि उन्होंने भविष्य में उसके साथ होने वाली गंभीरता को कम करने के लिए कम से कम उपचार का सुझाव दिया। यह ऐसी चीज नहीं थी जिससे समस्या हल हो जाती, फिर भी यह उसके चलने में कठिनाई होने और बिल्कुल न चलने के बीच का अंतर हो सकता था। जहां तक उसके जागने की सापेक्षिक संभावनाओं का सवाल है, तो केवल भगवान ही बता सकता है कि इसमें किसी हद तक बदलाव आएगा या नहीं। उन हफ्तों में लॉरेन अपना अधिकांश समय अपने भाई बहनों के कमरे में बिताती थी तथा अपनी सीमाओं को जानने का प्रयास करती थी। अंधेरे में चलना आसान नहीं था। अपनी अन्य इंद्रियों के विकास के साथ तालमेल बिठाना भी आसान नहीं था। जहां तक विसेंट का प्रश्न है, वह अभी भी अपने पिता के साथ बातचीत में शामिल हो रहा था तथा धीरे धीरे अपने पिता के साथ बातचीत में भाग लेने और यहां तक कि नेतृत्व करने के लिए अधिक स्थान प्राप्त कर रहा था। यद्यपि वह केवल 10 वर्ष का था, लेकिन इस समाज में इस उम्र तक बच्चे जिम्मेदारियां उठाने लगते हैं। बच्चे 5 वर्ष की आयु से ही अपने माता पिता के कार्य सीख रहे थे तथा कई बच्चे 10 वर्ष की आयु तक काम करने लगे थे। बच्चों को गैर शारीरिक कार्यों में संलग्न देखना कोई अजीब बात नहीं थी, इसलिए विसेंट को किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। उसके पिता और उसके कुछ परिचितों ने उसकी भागीदारी को सकारात्मक माना, खासकर तब जब उन्होंने देखा कि यह युवक न तो गूंगा था और न ही धीमा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पिताजी, मैं आ रहा हूँ, विंसेंट ने अपने पिता के कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर प्रवेश करने से पहले कहा। जब वह वहां दाखिल हुआ तो उसे कुछ भयानक गंध महसूस हुई, लेकिन उसे यह अजीब नहीं लगा। हाल ही में उसके बूढ़े पिता को अपनी उपस्थिति या स्वच्छता के बारे में इतना चिंतित नहीं होना पड़ा। जब विसेंट ने उसे बिस्तर पर लेटा हुआ पाया तो उसने फर्श पर पे की बोतलें और हेडबोर्ड के पास राख से भरी एक एस्ट्रे देखी। एंड्रू केवल अंडरवियर में था और पेट के बल लेटा हुआ था। पिताजी, उठिए। विसेंट ने अपने बूढ़े पिता को जगाने की कोशिश की, क्योंकि यह व्यक्ति बुरी रात की नींद से जागने वाले व्यक्ति जैसी आवाजें निकाल रहा था। अरे विसेंट, तुम मुझे क्यों जगा रहे हो? एंड्रू ने जम्हाई लेते हुए पूछा। अभी सुबह हमारी मीटिंग है, क्या तुम नहीं जा रहे हो? कौन सी मीटिंग? मेरे परिवार के साथ। क्या तुम नहीं आओगे? तुम मेरा प्रतिनिधित्व क्यों नहीं करते बेटा? मुझे यकीन है कि तुम इसे संभाल सकते हो, एंड्रू ने अपने बेटे की ओर देखे बिना ही कहा और वापस सोने के लिए तैयार हो गया। विसेंट ने यह सुना और आह भरी। उसे अपने पिता की जिम्मेदारियां उठाने में कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन उसे इस आदमी की मनोवैज्ञानिक स्थिति की चिंता थी। पिताजी की हालत बहुत खराब है। हमारे इस शहर में आने के बाद से वे और अधिक शराब पीने लगे हैं। ऐसा लगता है कि वह अपने नुकसान से निपटने के लिए लापरवाह बन रहा है और शराब पी रहा है। वह कुछ क्षणों के लिए अपने पिता के पास खड़ा रहा और कमरे के गंदे और बदबूदार माहौल को देखता रहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। दुर्भाग्य से वह मदद के लिए कुछ नहीं कर सकता था। उसने पहले ही अपने बूढ़े पिता से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उन सभी के लिए जीवन बहुत निराशाजनक था। हर दिन लॉरेन का अंधापन और नीना का बहरापन उन्हें सब कुछ याद दिलाता था जो हुआ था। विसेंट को अपने पिता के कार्य करने का तरीका नापसंद था, लेकिन वह इस व्यक्ति की कठिनाइयों को समझता था। अरे, वह पुनर्जन्म के अनुभव से गुजर चुका था और उसे 2 जीवन का अनुभव था, लेकिन फिर भी वह इन सब से परेशान था। तो कल्पना कीजिए कि एंड्रू को क्या नहीं सहना चाहिए। यह समझा जा सकता था कि उसका बाहर जाकर काम करने का कोई मन नहीं था। वह पूरी तरह से हताश था। विसेंट ने इस बात से असहमति जताई, लेकिन उन्हें लगा कि उन्हें अपने बूढ़े पिता को कुछ समय के लिए छुट्टी देनी चाहिए। कोई बात नहीं पिताजी, मैं सब संभाल लूंगा, इसलिए यहीं रुको और थोड़ा आराम करो। जाने से पहले उसने कहा। एक गार्ड को अपने परिवार की देखभाल करने के लिए छोड़कर दूसरे के साथ चला गया। कुछ ही मिनटों बाद विसेंट उस एस्टेट के सामने पहुंचा जो रिजॉर्ट से ज्यादा दूर नहीं था, जहां उसके परिवार के सदस्य थे। इस जगह के सामने कई ताड़ के पेड़, 100 मीटर से अधिक तक फैली एक चांदी की बाड़ और एक सुंदर लॉन था। पीछे की ओर एक बड़ी संपत्ति थी, जिसके बारे में आसानी से कहा जा सकता था कि यह आर्थिक रूप से संपन्न लोगों की थी। इस संपत्ति के गेट पर अपनी पहचान बताने के बाद विसेंट को तुरंत प्रवेश की अनुमति मिल गई और वह संपत्ति के सामने पहुंच गया। जब वह वहां पहुंचा तो काले रंग का सूट पहने एक व्यक्ति प्रवेश द्वार के सामने उसका इंतजार कर रहा था। युवा फुलर, क्या तुम्हारे पिता तुम्हारे साथ नहीं आए? क्या कोई समस्या है? मरे परिवार के बटलर ने मुस्कुराते हुए पूछा। गुड मॉर्निंग बटलर मेसन, मेरे पिता की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए यहाँ आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि बैरन मरे को मेरे साथ काम करने में कोई परेशानी नहीं होगी, विसेंट ने विनम्रता से कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन।
बिल्कुल नहीं, कृपया मेरे साथ आइए। उस आदमी ने रास्ता दिखाने के तुरंत बाद विसेंट को सिर हिलाकर इशारा किया। सेडेल साम्राज्य में कुलीनता के लिए एक सुपरिभाषित पदानुक्रम था। स्थानीय पदानुक्रमिक पिरामिड के निचले हिस्से में सबसे कम प्रतिष्ठित कुलीन वे परिवार के सदस्य थे जिनके मुखिया बैरन थे। उनसे ऊपर वे लोग आते थे जिनके कुलपिता विस्काउंट, फिर काउंट, मार्क्विस और अंत में सबसे महत्वपूर्ण ड्यूक होते थे। ड्यूक राजा के सबसे करीबी होते थे और प्रांतों के शासक के रूप में कार्य करते थे। उनमें से कुछ सबसे महत्वपूर्ण लोग शाही परिवार से दूर के रिश्तेदार थे। दूसरी ओर बैरन, जैसा कि आज विसेंट के पिता जिस व्यक्ति के साथ व्यापार करते थे, वह राजा के वफादार प्रजा थे, जो आमतौर पर धनी लोग होते थे। सामान्यतः कुछ सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति होने पर ये लोग शासन करने के लिए खेतों के आकार के छोटे छोटे क्षेत्रों के बदले में अपनी वफादारी का त्याग कर देते थे। राज्य के शहरों, कस्बों और गांवों के बाहर कोई निजी संपत्ति नहीं थी, इसलिए किसी भी भूमि का प्रशासन करने के लिए व्यक्ति को कुलीन वर्ग का सदस्य होना पड़ता था। इससे राज्य के अन्य सभी धनी लोगों की तुलना में कुलीनों को लाभ प्राप्त हुआ। यही कारण है कि अनेक स्वतंत्र व्यक्तियों की कुलीन बनने में समान रुचि थी। यही कारण है कि बैरन इतना अमीर था कि उसके पास उस रिजॉर्ट के बराबर की संपत्ति थी जहां विसेंट और उसका परिवार रह रहा था और उनके लिए दर्जनों लोग काम करते थे। विसेंट ने यह बात तब देखी जब वह उस एस्टेट के हॉल से गुजर रहा था, जबकि बटलर मेसन ने उसे बैरन मरे के कार्यालय की ओर निर्देशित किया। यहाँ बहुत सारी नौकरानियां और कर्मचारी हैं। उसने चुपचाप आसपास के माहौल को देखा। विसेंट को पता था कि सेडेल साम्राज्य के कुलीन परिवार पृथ्वी पर उसके द्वारा पढ़ी गई काल्पनिक कहानियों में वर्णित परिवारों से बहुत भिन्न थे। इन परिवारों में सैकड़ों सदस्य, सेनाएं आदि नहीं होती थीं। आमतौर पर राज्य के कुलीन परिवारों में 2 से 3 पीढ़ियां, माता पिता, बच्चे और पोते पोतियां होती थीं, यानी कुलीन व्यक्ति के केवल करीबी रिश्तेदार। केवल परिवार के मुखिया को ही कुलीनता की उपाधि प्राप्त होती थी और केवल सबसे बड़ा पुत्र ही इसे उत्तराधिकार में प्राप्त कर सकता था। इसके साथ ही कुलीन परिवारों में आमतौर पर ज्यादा सदस्य नहीं होते थे। आमतौर पर केवल कुलीन व्यक्ति के बेटे, उसके भाई बहन और माता पिता, साथ ही उसके उत्तराधिकारियों के बेटे ही होते थे। इसके अलावा इसे परिवार का हिस्सा नहीं माना जाता था, बल्कि दूर के रिश्तेदार माना जाता था, जिन्हें स्वाभाविक रूप से कोई विशेषाधिकार नहीं था। साथ ही केवल शाही परिवार के पास ही निजी सेना हो सकती थी, इसलिए इस जगह पर कुलीन शक्तियों के पास दर्जनों या उससे ज्यादा सदस्यों वाली सैन्य शक्तियां नहीं थीं। ज्यादा से ज्यादा उच्च श्रेणी के कुलीनों के पास अपनी मुख्य संपत्तियों की रक्षा के लिए कुछ गार्ड और छोटे समूह होते थे। इसलिए विसेंट ने इस स्थान पर जो कुछ भी देखा वह एक छोटे समूह का था जिसमें 20 से अधिक लोग नहीं हो सकते थे। इससे स्वाभाविक रूप से उन्हें यह एहसास हुआ कि कुलीन वर्ग के सबसे निम्न पद से लेकर अपने पिता जैसे साधारण व्यक्ति की संपत्ति में कितना अंतर है। दिलचस्प। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास माफिया को जादुई दुनिया में ले जाना। अध्याय 22। बातचीत। माफिया को जादुई दुनिया में ले जाना। बातचीत। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 22। बातचीत। महाराज, विसेंट फुलर आपसे मिलने के लिए यहाँ आए हैं। इन शब्दों के बाद बटलर मेसन ने कार्यालय का दरवाजा खोला और विसेंट को अपने गार्ड के साथ वहां प्रवेश करने की अनुमति दी। वाइस और वेस्ली उस शानदार कमरे में दाखिल हुए जिसमें समुद्र तट के दृश्य वाली एक सुंदर बालकनी थी। कमरे के बीच में एक बड़ा सोफा, दोनों तरफ 2 आराम कुर्सियां और उनके बीच में एक मेज थी जिसके सामने एक चिमनी थी। सभी कुर्सियां और सोफा हल्के भूरे रंग के चमड़े के थे जो इस जगह के पुराने लुक के अनुरूप थे। समुद्र तट की ओर देखने वाली बालकनी के सामने एक डेस्क थी जिस पर एक मध्यम आयु का व्यक्ति बैठा हुआ कुछ अखबार पढ़ रहा था और उसके पीछे एक व्यक्ति खड़ा था। इस आदमी के चेहरे पर तीक्ष्णता थी और उसकी कमर से तलवार लटक रही थी। विसेंट के पास ये बताने का कोई तरीका नहीं था कि यह व्यक्ति कितना शक्तिशाली है। फिर भी उसने यह अनुमान लगाया कि ऐसा व्यक्ति कमजोर नहीं है, क्योंकि वेस्ली ने तुरंत अपनी नज़र इस व्यक्ति पर केंद्रित कर दी। लेकिन वह जानता था कि जिसे काम था वह मूंछों और काले भूरे बालों वाला वह आदमी था जो उस मेज पर बैठकर पढ़ रहा था। महामहिम बैरन नेट मरे, आपसे मिलकर खुशी हुई। मेरे पिता किसी समस्या के कारण नहीं आ सके, इसलिए मैं उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए यहाँ आया हूँ। विसेंट ने उस व्यक्ति के पास पहुँचते हुए कहा। इस युवक की बात सुनकर नेट ने अपनी आंखें उन कागजों से हटा लीं जो वह पढ़ रहा था और विसेंट के बचकाने चेहरे को देखा। तुम अपने पिता की तरह बिल्कुल नहीं दिखते। तुम में अपनी माँ के परिवार से गुण जरूर आए होंगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मुझे ये कई बार बताया गया है। दुर्भाग्य से मैं अपने दादा दादी या चाचाओं से कभी नहीं मिला। विसेंट ने केट की मौत के कारण अपने दुख भरे विचारों को निगलते हुए कहा। इस दुनिया के आम परिवार दूर के रक्त संबंधों को महत्व नहीं देते थे। रिश्तेदारी की दूसरी डिग्री के बाद कई लोग रक्त संबंधों को उतना महत्व नहीं देते थे जितना कि धरती पर देते हैं। उदाहरण के लिए उन मामलों को छोड़कर जहां बेटी अपने परिवार के लिए लाभ कमाने के लिए विवाह करती है, वे आमतौर पर अपने मूल परिवार से दूर अपने नए घर यानी पति के परिवार में एकीकृत हो जाती हैं। इसलिए यह आम बात थी कि इस समाज में पोते पोतियों को अपने नाना नानी को जानने में वर्षों लग जाते थे और वे आमतौर पर किसी दूसरे परिवार के सदस्य के लिए इतना महत्व नहीं देते थे कि उसके लिए बड़ा त्याग कर दें।
विसेंट को इस बात की जानकारी थी और उन्होंने फिलहाल अपने मायके वालों से संपर्क करने पर विचार नहीं किया। उस आदमी ने देखा कि विसेंट इस तुलना से परेशान नहीं लग रहा था और उसने कहा, मैंने सुना है कि आपकी माँ का हाल ही में निधन हो गया है। मुझे आपके नुकसान के लिए खेद है। आपके जैसे लड़के के लिए ये सब सहना बहुत मुश्किल होगा। विसेंट ने इसके अलावा कुछ नहीं कहा। कुछ क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं और बैरन को सिर हिलाकर इशारा किया। किसी भी स्थिति में मुझे आशा है कि आप इसे अपनी यात्रा में बाधा नहीं बनने देंगे। विसेंट, आपके पिता ने मुझे आपके बारे में पहले ही अच्छी बातें बता दी हैं, इसलिए मैं आशा करता हूं कि आप उसी अच्छे मार्ग पर चलते रहेंगे जिस पर आप चल रहे हैं। यदि तुम ऐसा करते रहोगे तो तुम अवश्य विजयी होगे, बच्चे। मेरे पिता ने तुम्हें मेरे बारे में बताया है? उसने आश्चर्य से पूछा। बैरन हंसे। एंड्रू और मैं अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं, लेकिन अपनी युवावस्था के दौरान हम एक यात्रा पर साथी थे। उस समय हम अभी भी अपने जादुई तरीके खोजने की कोशिश कर रहे थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह अपने मालिक से बचकर भाग गया था और व्यापारिक मामलों से दूर था, जबकि मैं अपने पिता की स्थिति को विरासत में पाने के दबाव से दूर समय बिता रहा था। उसके बाद हम तब तक संपर्क में रहे जब तक हमने व्यापार करना शुरू नहीं कर दिया, और उन्होंने हाल के वर्षों में व्यापार पर बातचीत करते हुए मुझे आपके बारे में बताया। मैं समझ गया, तो आप दोनों एक दूसरे को बहुत समय से जानते हैं। विसेंट को ये बात पता नहीं थी क्योंकि उसके पिता ने उसे अपने सभी व्यापारिक साझेदारों और संपर्कों के बारे में नहीं बताया था। खैर, शब्दों के लिए धन्यवाद महामहिम। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। बैरन मरे ने फिर अपने पीछे खड़े आदमी से कहा, सर रिवर, वह चीज़ ले लो और विसेंट को दे दो। वाइस ने उस आदमी को देखा और आश्चर्यचकित हुआ। इस समाज में सर कहलाना आसान नहीं था। राजा द्वारा कुलीनों को दी जाने वाली उपाधियों के अलावा एक और उपाधि भी दी जाती थी। वह थी नाइट की उपाधि। यह उपाधि आमतौर पर उन लोगों को दी जाती थी जो शाही परिवार की सेना में शामिल हो जाते थे, और ऐसी सेना में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने अनेक योग्यताएं अर्जित की थीं। देर सवेर उन्हें कुलीन बनने और बैरन की उपाधि प्राप्त करने का अवसर मिल सकता है। वैसे शूरवीरों से संवाद करने का उचित तरीका उन्हें सर कहना था। इनमें से पहले योद्धा को देखकर विसेंट को समझ में आ गया कि वेस्ली इस आदमी को क्यों घूर रहा था। वह संभवतः शक्तिशाली था। विसेंट ने उस आदमी को देखा और उसके सामने मेज पर एक छोटा सा संदूक रख दिया। विसेंट, मैं चाहता हूं कि तुम इसे बाद में अपने पिता को दे दो। बैरन ने टिप्पणी की, ये तुम्हारे नुकसान के लिए मेरी संवेदना के अलावा और कुछ नहीं है। वैसे भी आप यहाँ काम संभालने आए हैं, तो चलिए काम पर लग जाते हैं। एंड्रू के पास क्या संसाधन हैं? वह और मैं 10,000 बोरी गेहूं और 5,000 बोरी ज्वार के बारे में सौदा करने वाले थे। विसेंट ने ये सुना और वेस्ले से बैरन द्वारा उसके पिता को दी गई वस्तु को पकड़ने के लिए कहा। उसने कहा, हमारे पास आवश्यक मात्रा है, लेकिन हमारी हाल की समस्याओं के कारण हमें शिपमेंट करने में थोड़ा अधिक समय लगेगा। इस बीच हम देरी की भरपाई के लिए इन संसाधनों की कीमत में 10वां हिस्सा तक की कमी कर सकते हैं। पूरी राशि के लिए 92 सोने के सिक्के कैसे रहेंगे? हम अधिकतम 5 सप्ताह में संसाधन वितरित कर सकते हैं। 92 सोने के सिक्के कोई छोटी रकम नहीं थी। 50 चांदी के सिक्के या आधा सोने का सिक्का 5 लोगों के परिवार के लिए पूरे महीने अच्छी तरह से रहने के लिए पर्याप्त होगा। लेकिन उस मात्रा में अनाज से बैरन मरे कई जानवरों और अपने परिवार के लोगों को हफ्तों या महीनों तक खाना खिला सकते थे। नेट से किसी अन्य संपर्क के लिए उसे कम से कम 110 स्वर्ण सिक्के देने होंगे। इसलिए विसेंट के प्रस्ताव को सुनकर बैरन को वह बात पसंद आई। लेकिन फिर विसेंट ने कहा, लेकिन जैसा कि आपकी कृपा को पता होना चाहिए, हम जो कीमत वसूलते हैं वह परिवहन से काफ़ी प्रभावित होती है। लेकिन अगर हम 5,000 बैग और मंगाते हैं तो इससे हमारे परिवहन लागत में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आएगा। क्यों ना हम उससे ज़्यादा कुछ मोल तोल करें? मैं निश्चित रूप से आपकी कृपा के लिए छूट रखूंगा। आपके पास और कौन सा अनाज है? नेट ने पूछा। हमारे पास जौ और राई भी है। दुर्भाग्य से हमारी अन्य फसलों के लिए हमने हाल ही में सौदे किए हैं, इसलिए मेरे पास व्यापार करने के लिए और कुछ नहीं है। विसेंट ने ईमानदारी से कहा। बहुत अच्छा, तो मैं 2,500 बोरे जौ और 2,500 बोरे राई ले लूँगा। इसकी कीमत मुझे कितनी पड़ेगी? इसके अलावा कुल 12 सोने के सिक्के। विसेंट ने जल्दी से हिसाब लगाया और अपने परिवार के लिए पर्याप्त लाभ मार्जिन निकाला, लेकिन ग्राहक के लिए उत्पाद को महंगा किए बिना। तो 104 सोने के सिक्के। बैरन ने उस कीमत पर सहमति जताई और लड़के के साथ सौदा पक्का करने में समय न लगाते हुए अपना एक हाथ विसेंट को दिखाया। मैं अगले कुछ दिनों में 1/4 राशि का भुगतान कर दूंगा और बाकी राशि डिलीवरी के समय दे दूंगा। ठीक है। इस बीच मैं अपने पिता के आदमियों को कुछ पत्र भेजकर काम आगे बढ़ाऊंगा। ऐसा कहने के साथ ही विसेंट ने अपना पहला पुनर्तः एकल सौदा अंतिम रूप दिया, जिसमें उन्हें 2 पक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर करने की भावना का अनुभव हुआ, जो पोलारिस रियल में सामान्यतः उपयोग की जाने वाली गारंटी का प्रकार है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास माफिया को जादुई दुनिया में ले जाना। अध्याय 23, वर्षगांठ की पूर्व संध्या। माफिया को जादुई दुनिया में ले जाना। C23, वर्षगांठ की पूर्व संध्या।
पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 23। वर्षगांठ की पूर्व संध्या। बैरन के कार्यालय से बाहर निकलते हुए विसेंट पुनः बटलर मेसन के पदचिन्हों पर चलने लगा, जो अपने पिता के गार्ड के साथ साथ चल रहा था। जैसे ही वह उस संपत्ति से गुजरा, उसने एक बार फिर आसपास के वातावरण को देखा, जैसा कि कोई भी जिज्ञासु बच्चा ऐसे आवास में प्रवेश करते समय करता है। लेकिन विसेंट के दिमाग में जो विचार थे वे बचकाने नहीं थे। ऐसी जगह पर तो बहुत सारे आभूषण और सोने की छड़ें होंगी। उसने उस दिशा में देखा जहां से उसे महिलाओं का एक समूह आता हुआ दिखाई दिया। रत्न और सोने की छड़ें हर जगह मूल्यवान भंडार थीं, चाहे वह पृथ्वी पर हो या पोलारिस क्षेत्र में। किसी की सामाजिक और वित्तीय स्थिति कभी भी 100% सुरक्षित नहीं हो सकती, इसलिए विकल्पों में विविधता लाना हमेशा आवश्यक होगा। एक कुलीन व्यक्ति अपनी उपाधि खो सकता है या फिर एक शक्तिशाली दुश्मन द्वारा उसका पीछा भी किया जा सकता है। चूंकि आर्थिक रूप से संपन्न लोगों के पास ये सुनिश्चित करने का कोई तरीका नहीं था कि उन्हें समस्याओं का सामना न करना पड़े, इसलिए उन्हें अपनी संपत्ति को इधर उधर ले जाने के तरीकों की आवश्यकता थी। यदि किसी को भागना पड़ा तो संपत्ति और वारंटियों का उपयोग करना चुनौतीपूर्ण होगा, जिन्हें कानूनी तरीकों से बेचा जाना चाहिए। एक निश्चित मात्रा से अधिक सिक्के ले जाना आसानी से समस्याजनक हो सकता है, क्योंकि यद्यपि इस दुनिया में जादुई भंडारण वस्तुएं मौजूद थीं, फिर भी सामान्यतः उच्च स्तरीय वस्तुओं का आकार भी छोटा होता था। इसलिए पृथ्वी पर सोने की छड़ों और पोलारिस क्षेत्र में आभूषणों जैसी उच्च मूल्य वाली वस्तुओं की मांग थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। विसेंट को यह बात इसलिए पता थी क्योंकि उसने अपने पिता से यह सीखा था और अपने परिवार में भी यही देखा था। जब भी एंड्रू के पास एक निश्चित मूल्य से अधिक की बचत होती थी तो वह गहने और कीमती पत्थर खरीद लेता था, ऐसी वस्तुएं जिन्हें आसानी से यात्रा के दौरान साथ ले जाया जा सकता था। ये जानकर उन्होंने सहज ही सोचा कि इस स्थान पर आभूषणों का अथाह खजाना होगा, न केवल महिलाओं के लिए बल्कि पुरुषों के लिए भी। एक अच्छे डाकू के रूप में वह इस अवसर को नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। भविष्य में मुझे किसी अन्य बैरन या ऐसे लोगों से संपर्क करना होगा जिनके घरों तक पहुंच हो, उसने सोचा। फिलहाल मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इस तरह की संपत्ति की चोरी से होने वाली कमाई से मुझे काफ़ी मदद मिल सकती है। युवा विसेंट, मुझे आशा है कि आपकी बहनें अपनी स्थिति से सुधर जाएंगी। बटलर ने यह कहा जब वह उस एस्टेट के बाहर पहुंचा और उस लड़के को अलविदा कहा। आपके शब्दों के लिए धन्यवाद, बटलर मेसन। मुझे उम्मीद है कि मैं कुछ सप्ताह में बैरन के अनाज के साथ वापस आऊंगा। विसेंट की पहली बार बैरन से हुई पिछली मुलाकात के बाद कई सप्ताह बीत गए और लॉरेन के जागने का समय आ गया था। कल वह 14 वर्ष की हो जाएगी, इसलिए आज उसके जादुई जागरण की पूर्व संध्या थी, जो इस दुनिया में जादूगरों के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण है। कई महीनों तक एक अंधे व्यक्ति के रूप में जीवन जीने के बाद उसने अपनी कुछ इंद्रियों पर नियंत्रण पा लिया था और जीवन के अंधकार की आदत डाल ली थी। पिछले कुछ सप्ताहों में उसने नीना के उपचार के बारे में सुना था, जिसके भविष्य में अच्छे परिणाम मिलने की उम्मीद थी, लेकिन फिलहाल उससे इस लड़की की स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं आया था। दूसरी ओर उसका भाई अधिकाधिक मेहनत कर रहा था तथा वह जो समझौते करने चाहिए थे उन्हें पूरा कर चुका था और उनमें से कुछ को पूरा भी कर चुका था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। विसेंट इन महीनों के दौरान एंड्रू के मामलों को निपटाने में काफ़ी समय बिता रहा था, परिवार की अर्थव्यवस्था का थोड़ा और ध्यान रख रहा था और अपने पिता के कंधों पर बोझ को काफ़ी हद तक कम कर रहा था। शायद यही कारण था कि एंड्रू अपनी नई दिनचर्या में और भी अधिक डूब गया था। उसने शराब पीना और भी अधिक बढ़ा दिया था तथा अपने कमरे से बाहर निकलना भी लगभग बंद कर दिया था। पिछले महीने में वह एक बार भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकले थे और उनकी बेटियों ने कई दिनों तक उन्हें न तो देखा था और न ही सुना था। केवल विसेंट ही जानता था कि उसके बूढ़े पिता की हालत कैसी है, लेकिन जो कुछ हो रहा था उसे बदलना उसके नियंत्रण से बाहर था। एक तरफ तो उसके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां थीं, लेकिन दूसरी तरफ वह परिपक्व और संभावनाओं से भरा व्यक्ति था, फिर भी वह अपने पिता पर हुक्म नहीं चला सकता था। अंततः एंड्रू अभी भी एक वयस्क था और विसेंट अभी भी एक बच्चा था। और इस प्रकार लॉरेन की जागृति की पूर्व संध्या पर फुलर परिवार के लिए चीजें महीनों पहले की त्रासदी के बाद से ज्यादा बेहतर नहीं हुई थीं। उस दिन शाम के समय वह इस रिसोर्ट के अपार्टमेंट में वापस आया, जहां उसका परिवार अभी भी रह रहा था और सोफे पर बैठकर अपने शरीर को आराम देने लगा। वह भी अभी अपनी जिम्मेदारियों से लौटा था, पहले एक डिलीवरी में भाग लिया था और फिर सिक्कों के कुछ हिस्से को मूल्यवान वस्तुओं में बदल दिया था। उसके पिता कोई कुलीन व्यक्ति नहीं थे, इसलिए उनके पास खेती के लिए कोई जमीन नहीं थी। एंड्रू कोई सेल्समैन नहीं था, बल्कि सामान का डीलर था। हर कुलीन व्यक्ति के पास बातचीत करने या अच्छे संपर्क बनाने की क्षमता नहीं थी, इसलिए उसके जैसे व्यापारी उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच मध्यस्थता करने के लिए मौजूद थे, चाहे वे परिवार के नेता हों या साधारण राज्य के नागरिक। इस प्रकार विसेंट द्वारा एकत्र की गई राशि का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही वास्तव में उसके पिता का था, लेकिन जो हिस्सा उसका था उसके लिए विसेंट ने जो कुछ भी आवश्यक समझा उसे उसने अल्पकालिक खर्चों के लिए बचा लिया था और शेष राशि का उपयोग कीमती वस्तुओं को खरीदने में किया था। उसे कल के बारे में तो नहीं पता था, लेकिन उसे सिक्के साथ लेकर चलने के जोखिम का पूरा भरोसा था। इसलिए जब भी मौका मिलता वह उच्च मूल्य वर्धित वस्तुएं खरीद लेता, जिन्हें वह अपने और अपनी बहनों के साथ ले जा सकता था।
आज उसने एक बार फिर ऐसा किया और पृथ्वी पर पाए जाने वाले हीरों के समान एक प्रकार का क्रिस्टल खरीदा। लगभग पूरा दिन खड़े खड़े बिताने के बाद जब वह सोफे पर बैठा तो उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और आह भरी। उस सीट से वह नीना को अपने कमरे में कुछ बुढ़ियों के साथ खेलते हुए और लॉरेन को अपनी ओर आते हुए सुन सकता था। उसने अपनी आंखें खोली और अपनी बहन को देखा, जो इस समय एक बच्चे की बजाय एक वयस्क की तरह लग रही थी। उसके स्तन बड़े नहीं थे, लेकिन उनका आकार इतना था कि कोई भी उन्हें आसानी से नोटिस कर सकता था। दूसरी ओर पुरुषों के दृष्टिकोण से लॉरेन की सबसे अच्छी विशेषताएं उसके पैर और कूल्हे थे, जो उसकी ऊंचाई के हिसाब से अपेक्षाकृत बड़े थे। विसेंट ने उसे देखा और फिर से आह भरी, क्योंकि उसे पता था कि जल्द ही उसे उसके प्रेमियों के साथ परेशानी होगी। एक अंधी लड़की होने के बावजूद वह अपनी शारीरिक विशेषताओं से निश्चित रूप से कई पुरुषों को आकर्षित करेगी। साथ ही उसका चेहरा भी केट की तरह ही था, मुलायम सफ़ेद त्वचा, गुलाबी और मोटे होंठ जिन्हें नज़रअंदाज करना मुश्किल था। वाइस, क्या तुम वापस आ गए हो? तुम्हारा दिन कैसा रहा? उसने धीरे धीरे अपने भाई की ओर बढ़ते हुए पूछा, हमेशा की तरह उसी उदासीन नज़र से। अपनी दृष्टि और माँ को खोने के बाद से वह कभी मुस्कुराई नहीं थी और उसके चेहरे पर लगभग हमेशा एक ही भाव रहता था। विसेंट ने लॉरेन की बंद आंखों में देखा और कहा, हम हमेशा की तरह। कुछ भी असामान्य नहीं, मैंने परिवार के लिए कुछ और सिक्के खरीदे हैं। यह अच्छी बात है, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में संतुष्टि का कोई संकेत नहीं दिखा। हमारे पिताजी के बारे में क्या? विसेंट ने अपने बूढ़े पिता के कमरे की ओर देखते हुए पूछा। उसने अपना सिर नीचे किया और कहा, वह अपने कमरे में होगा। मैंने किसी को जाते हुए नहीं सुना। क्या वह कल हमारे साथ जाएगा? उसने पूछा, ये सोचकर कि अगर एंड्रू नहीं गया तो उसकी बहन को और भी अधिक दुख होगा। लेकिन वह इस बात से चिंतित नहीं थी। चिंता मत करो वाइस, हम बहुत जल्द ही निकल जाएंगे। मुझे विश्वास है कि वह कल हमारे साथ ही निकलेगा, उसने कहा और फिर मुड़कर अपने कमरे में लौट गई। विसेंट ने अपने पिता के कमरे के दरवाजे की ओर देखा और फिर कुछ क्षण बाद वहां चला गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास माफिया को जादुई दुनिया में ले जाना, अध्याय 24, जादुई जागृति 1। माफिया को जादुई दुनिया में ले जाना, C24, जादुई जागृति 1। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, अध्याय 24, जादुई जागृति 1। पिताजी, मैं अंदर आ रहा हूँ। विसेंट ने एंड्रू के कमरे का दरवाजा खोलने से पहले चेतावनी दी, जैसा वह हमेशा करता था। जैसे ही वह वहां दाखिल हुआ, उसने बदबू को नज़रअंदाज कर दिया और उस आदमी को देखा जो अब आदमी से ज़्यादा मानव कंकाल जैसा लग रहा था। एंड्रू एक कुर्सी पर बैठा हुआ अंधेरे समुद्र को देख रहा था। उसके एक हाथ में पे की बोतल थी और वह बिना शर्ट के विसेंट को अपनी पसलियां दिखा रहा था। पिछले कुछ महीनों में एंड्रू के पेट पर बाल काफ़ी बढ़ गए थे, लेकिन सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि उसकी त्वचा बहुत पतली हो गई थी, जो उसके शरीर पर कम वसा प्रतिशत का संकेत था। लेकिन केवल इतना ही नहीं, उसकी मांसपेशियां क्षीण हो गई थीं और वह अब काफ़ी बीमार लग रहा था, अपनी उम्र से कहीं अधिक बुरा लग रहा था। क्या बात है विसेंट? मैंने तुमसे कहा था, तुम जो भी फैसला करोगे ठीक रहेगा, उसने शांत, धीमे स्वर में कहा, मानो अंदर से मरे हुए आदमी की आवाज़ हो। लेकिन वह मर चुका था। केट को खोने के बाद इस दुनिया में उसके लिए कोई खुशी नहीं थी। अपने बच्चों की देखभाल करना उनके लिए चिंता का विषय था, लेकिन जैसे जैसे विसेंट अधिक सक्षम होता गया और लॉरेन महिला होती गई, उनके बारे में उनकी चिंताएं कम होती गईं। शायद अगर वह मर जाए तो अपने बच्चों पर उसका बोझ कम हो जाएगा। कौन जानता है, शायद वह उनके रास्ते में बाधा बन रहा था। वे पहले से ही उसके बिना रह सकते थे। एंड्रू ने पिछले कुछ हफ्तों में इस बात पर ध्यान दिया था। ये विचार पिछले कुछ समय से उसके मन में चल रहे थे, इसलिए जब उसने विसेंट को अपनी ओर आते देखा तो वह ये सोचे बिना नहीं रह सका कि यह लड़का क्या चाहता है। विसेंट ने कहा, पिताजी, कल लॉरेन का 14वां जन्मदिन है। क्या आप उसके जागरण में शामिल नहीं होंगे? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जन्मदिन। उसने देखा कि उसका बेटा पिछले कुछ महीनों में कितना बड़ा हो गया है। विंसेंट कुछ ही समय में 11 साल का हो जाएगा और अभी उसकी लंबाई 1.65 मीटर और वजन 57 किलो है। वह केट के पिता की तरह दिखता था जब वह छोटा था। ये देखकर एंड्रयू को वह समय याद आ गया जब वह पहली बार केट से मिला था और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। तो कल तक लॉरेन अपनी जादुई जागृति से गुजर रही होगी। समय बहुत तेजी से बीतता है। विसेंट ने अपनी मुट्ठियां पीठ के पीछे भींच लीं, लेकिन अपने बूढ़े पिता से कुछ नहीं कहा। सब कुछ होने के बावजूद वह इस आदमी का बहुत सम्मान करता था और अब जब एंड्रू बहुत बुरे दौर से गुजर रहा था, उसे उपदेश देना उचित नहीं समझता था। क्या एक बेटे का अपने पिता के सामने आवाज़ उठाना सही था? शायद अपने बच्चों की उपेक्षा करना भयानक था, लेकिन कम से कम एंड्रू अपने कार्यों से उन्हें बाधा नहीं पहुंचा रहा था या उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। वह केवल खुद को नष्ट कर रहा था। लेकिन तभी वाइस ने अपने पिता को उठते हुए देखा और ध्यान दिया कि वे क्या कर रहे हैं। ठीक है, मुझे कल के लिए तैयार होना है। केट के उठने के बाद हम वापस चलेंगे, उसने कहा। केट, विसेंट ने ये सुना और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। क्या तुम सिर्फ नशे में हो या? गल्प। लॉरेन, पिताजी। लॉरेन जाग रही है।
हाँ बिल्कुल, उसके बाद हम घर आएंगे, इसलिए मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ कि तुम सब कुछ तैयार कर लोगे बेटा। एंड्रू ने विसेंट की तरफ देखकर मुस्कुराया और फिर बाथरूम में चला गया। अगले दिन साल्ट स्टार सिटी में कोहरा छाया हुआ था। यद्यपि वर्तमान मौसम गर्म है, फिर भी इस तटीय शहर का आसमान घने बादलों से घिरा हुआ है तथा तूफान आने के संकेत भी मिल रहे हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। समुद्र तूफानी था और लहरें सामान्य से कई मीटर ऊंची थीं। समुद्र से आने वाली हवा तेज थी और इस शहर के लोग सुबह सुबह गर्म कपड़ों में लिपटे अपने घरों से निकले और साथ ही ठंड के दिनों का सन्नाटा भी छा गया। इस बीच विसेंट अपने परिवार के साथ रिजॉर्ट से बाहर निकल गया। उसने नीना को अपनी बाहों में उठा लिया और लॉरेन के बगल में चलने लगा। एंड्रू उनके सामने खड़ा था। उसने एक अच्छा सूट पहन रखा था, लेकिन वह सूट उस पर अजीब लग रहा था क्योंकि उसने काफी वजन घटाया था। दूसरी ओर हाल के महीनों में अपने सामान्य मूड में भी लॉरेन ने एक खूबसूरत पीले रंग की पोशाक पहन रखी थी जो उसे उसकी माँ ने माटेल गांव छोड़ते समय उपहार में दी थी। वह इसमें बहुत अच्छी लग रही थी, उसके सुस्पष्ट वक्र और व्यावहारिक रूप से निर्दोष त्वचा के साथ। वह आज इसे पहनना नहीं चाहती थी, लेकिन उसके भाई ने उसे मना लिया था। हालांकि उसका मूड उसकी माँ द्वारा चुने गए कपड़े की गर्मजोशी से मेल नहीं खाता था, लेकिन केट ने इस पल के लिए यह पोशाक चुनी थी और इसे पहनना उसे सम्मान देने का एक तरीका था। इसलिए उनका समूह एक गाड़ी में सवार हो गया और बिना किसी देरी के वे शहर के मध्य क्षेत्र में स्थित जागृति मंदिर की ओर चल पड़े। बड़ी बहन, क्या तुम तैयार हो? अपनी जादुई क्षमताओं को जगाने के लिए उत्सुक हो? विसेंट ने लॉरेन से रास्ते में पूछा। नहीं, मैं घर जाने के लिए उत्सुक हूँ, उसने रूखे स्वर में कहा। लॉरेन अपने माता पिता की प्रतिभा को जानती थी, इसलिए उसे उनसे कुछ अलग हासिल करने की कोई उम्मीद नहीं थी। दूसरी ओर उसकी जादुई शक्तियां उसके माता पिता के समान होनी चाहिए, इसलिए उसे संभवतः एक जादुई मणि मिलेगी जो उसे सामान्य तत्वों पर शक्तियां प्रदान करेगी। इस क्षण के लिए उसे कोई अपेक्षाएं रखने की आवश्यकता नहीं थी। विसेंट अपनी बहन को समझ गया और उससे कोई सवाल नहीं किया। जागृति हमें हमारी आत्मीयताओं से अधिक गहराई से जोड़ती है, हमें एक जन्मजात क्षमता प्रदान करती है जो प्रथम जादुई पेंटाग्राम के साथ आती है तथा हमारी सभी इंद्रियों को बढ़ाती है। लेकिन ये हमारी प्रतिभा के अनुपात में है। वाइस ने अपनी आंखें बंद कर लीं। एक महान प्रतिभा एक बेहतर रैंक वाले जादुई रत्न को आकर्षित करेगी और स्वाभाविक रूप से जादूगर को अधिक शानदार भाग्य की ओर ले जाएगी। जादुई मणि के अवशोषण के दौरान जो जादुई पेंटाग्राम निर्मित होगा वह सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला होगा तथा इसकी क्षमता जादूगर की क्षमता के साथ विकसित हो सकती है। लेकिन यह अच्छी प्रतिभा वाले जादूगर के लिए था। कम प्रतिभा वाला जादूगर न्यूनतम उपलब्धि ही हासिल कर पाता। विसेंट या लॉरेन जैसे जादूगरों में उत्साह पैदा करने के लिए पर्याप्त नहीं होता। इसलिए जब वे जागृति मंदिर के सामने पहुंचे तो केवल नीना ही आसपास के वातावरण में रुचि ले रही थी और उत्सुकता से चारों ओर देख रही थी। उसने वह इमारत देखी जो एक बड़े कोलिजियम की तरह दिख रही थी, 5 मंजिला, लाल और काले रंग की, जिस पर जगह जगह विभिन्न सुनहरे प्रतीक लगे हुए थे। विसेंट और उनका परिवार आसपास लगे संकेतों के अनुसार दिशा निर्देशों का पालन करते हुए वहां मौजूद कुछ दर्जन लोगों के समूह में शामिल हो गए जो अपने रिश्तेदारों को जगाने के लिए वहां मौजूद थे। केवल जागृति से गुजरने वाला व्यक्ति ही जागृति मंच में प्रवेश कर सकता था। फिर भी परिवार के सदस्य, मित्र और यहाँ तक कि दर्शक भी मंदिर की गैलरी से इस क्षण का अनुसरण कर सकते थे। ये जागरण बहुत विशेष था, इसलिए आसपास के सभी लोग खुश लग रहे थे, केवल विसेंट का समूह ही अपवाद था। जब वे मंदिर के प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो वहां प्रवेश के 2 रास्ते थे। एक उन युवाओं के लिए था जो जागरण में भाग लेंगे और दूसरा गैलरी में जाने का रास्ता था। कुछ लोग प्रवेश द्वार के सामने खड़े होकर लोगों को बता रहे थे कि उन्हें कहाँ जाना चाहिए। तुम्हारे समूह में जादुई क्षमताओं को कौन जागृत करने जा रहा है? उनमें से एक ने विसेंट के सामने समूह से पूछा। मेरा बेटा, सीनियर, एक अधेड़ उम्र के आदमी ने कान से कान तक मुस्कुराते हुए कहा। क्या वह 14 साल का हो चुका है या बाद में होगा? उसी आदमी ने पूछा। किसी कारण से जागरण दिन के मध्य में हुआ, लेकिन केवल 14 वर्ष की आयु वाले युवा ही जागरण में भाग ले सकते थे। इसलिए 12 बजे के बाद पैदा हुए युवाओं को अगले दिन अपनी क्षमताओं को जगाना था। केवल उससे पहले पैदा हुए लोग ही इस दिन जागृत हो सकते थे। हाँ, वह पूरे 14 साल का है, उस आदमी ने कहा। बहुत अच्छा, वह उस दिशा में जा सकता है। मंदिर के आदमी ने अपनी उंगलियों से इशारा किया, वह रास्ता दिखाते हुए जिस ओर वह युवक जल्द ही भाग जाएगा। फिर विसेंट के समूह की बारी आई। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास माफिया को जादुई दुनिया में ले जाना, अध्याय 25, जादुई जागृति 2। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL: माफिया को जादुई दुनिया में ले जाना, C25, जादुई जागृति 2। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 25, जादुई जागृति 2। अंधा। एक अंधी लड़की जागृति से गुजरेगी। यह एक नई बात है। मैंने अंधे लोगों को जादू का उपयोग करते हुए कभी नहीं सुना, हाहा। लेकिन कुछ विकलांग लोग जादू का प्रयोग करते हैं। उनमें से कोई भी लड़ नहीं सकता, अंधे की तो बात ही छोड़िए। जादुई क्षमता होने और उनका उपयोग न कर पाने से क्या फर्क पड़ता है?
जागृति मंदिर के प्रवेश द्वार के आसपास कई लोग बड़बड़ा रहे थे जबकि लॉरेन ने ये सब सुना। लेकिन अपने जीवन के अंधकार में वह किसी भी तरह से अजनबियों की तीखी टिप्पणियों की परवाह नहीं कर सकती थी। उसे क्या फर्क पड़ता था कि ये लोग उसके बारे में ऐसा बोलते थे। अरे, उसने एक ही समय में अपनी माँ और अपनी दृष्टि खो दी थी। उसे नीचे लाने के लिए उसकी अंधेपन पर टिप्पणी करने से कहीं अधिक कुछ करना होगा। लेकिन विसेंट को उनमें से कुछ टिप्पणियां पसंद नहीं आईं। उसने अपने दांत भींचे और आंखों के कोने से जागृति मंदिर में प्रवेश करने के लिए कतार में खड़े कुछ लोगों पर नजर डाली। उनके सामने खड़ा आदमी भौचक्का होकर आंखें बंद करके लड़की को गौर से देखने लगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अपनी बुद्धि का प्रयोग करके वह बता सकता था कि यह झूठ नहीं था। उसकी आंखों में कोई चेतना प्रवाहित नहीं हो रही है। इस लड़की ने अपनी दृष्टि पूरी तरह खो दी है। उसने सोचा, ये कल्पना करते हुए कि बिना मदद के मंदिर में घूमना उसके लिए वाकई मुश्किल होगा। किसी भी मंदिर अधिकारी को प्रतिदिन अपनी शक्तियों को जागृत करने के लिए आने वाले युवाओं के साथ किसी भी तरह का अलग व्यवहार करने की अनुमति नहीं थी, इसलिए वे लॉरेन की मदद नहीं कर सकते थे। हालांकि विसेंट को अधिकृत करने का उनके पास एक तरीका था। जब तक आप जागृति के समय उसके पास नहीं रहते हैं तब तक उसे वहां ले जाना और फिर उसे वापस ले जाना ठीक है। इस व्यक्ति ने कहा, इस बात की परवाह किए बिना कि लॉरेन के लिए जागृति से गुजरना बेकार था या नहीं। अगर पूछा जाए तो वह कहेगा कि यह युवती बहुत आगे नहीं जा पाएगी, भले ही उसमें अच्छी प्रतिभा हो। लेकिन उसके पास लॉरेन की जिंदगी को मुश्किल बनाने का कोई कारण नहीं था और जागृति से गुजरने का फैसला करना उसकी समस्या थी। मैं वादा करता हूं कि मैं किसी भी चीज़ के बीच में नहीं आऊँगा, सीनियर। मैं उसे वहां ले जाऊंगा और जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो उसे वापस ले लूंगा, विसेंट ने कहा। उसके पहले ही मंदिर के अन्य कर्मचारियों की तरह ही कपड़े पहने हुए उस आदमी ने रास्ता देते हुए अपना रास्ता छोड़ दिया। परिवार और मित्रों, वैकल्पिक प्रवेश द्वार से आगे बढ़ें, उसने एंड्रू और नीना के पास खड़े गार्डों की ओर देखते हुए कहा। इस व्यक्ति ने एंड्रू से आती खुशबू को सूंघते हुए अजीब सा भाव बनाया और घृणा से उसे देखा। इस आदमी के बगल में खड़ी एक महिला, जिसने भी अर्धचंद्राकार प्रतीक वाला एक प्रकार का काला लबादा पहना हुआ था, ने पीछे मुड़कर देखा तो एंड्रू और उसके लोग उस इमारत में प्रवेश कर रहे थे। बेचारे बच्चे, वह बुदबुदाए, मुझे तो वे ठीक लगते हैं। मंदिर के अधिकारियों की पोशाक पहने एक और आदमी ने भी यही कहा। कुछ न होने से तो शराबी पिता होना बेहतर है, कम से कम उनके पास सिक्के तो हैं। कुछ लोगों के पास बहुत कम है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जागृति मंदिर में प्रवेश करने के बाद विसेंट ने लॉरेन को इस स्थान के विस्तृत गलियारों से होकर ले जाया जहां ऐसे दिशा निर्देश थे जिनसे वहां पहली बार आने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए यह आसान हो गया था। रास्ते में उन्होंने इन अच्छी तरह से रोशनी वाले गलियारों की दीवारों पर कई तस्वीरें और चित्र देखे। कुछ चित्रों को समझना अधिक चुनौतीपूर्ण था, जिनमें ऐसी चीज़ों को दर्शाया गया था जिनके बारे में विसेंट को समझ में नहीं आया कि वे क्या हैं। लेकिन कई अन्य लोगों के पास जादुई रत्नों की छवियां थीं। जादुई रत्न अद्भुत चीजें थीं जिनकी उत्पत्ति इस दुनिया के जादूगरों द्वारा अभी तक समझी नहीं जा सकी थी तथा जिनमें अनंत संभावनाएं थीं। ऐसा कहा जाता था कि जादुई रत्न कुछ प्रकार के होते हैं, लेकिन जब वे जादूगरों से जुड़ते थे तो वे अपने प्राकृतिक स्वरूप से अलग रूप में बदल जाते थे। इसलिए समान रत्नों को खोजना बहुत मुश्किल था। केवल एक ही परिवार में ही समान जादुई रत्न वाले लोग मिल सकते हैं, लेकिन ये रत्न भी समान क्षमता वाले रिश्तेदारों में अलग अलग क्षमताएं उत्पन्न करते हैं। विसेंट ने इन चित्रों में कुछ प्रकार के जादुई रत्न देखे। सामान्यतः जादुई रत्न अपने रूप में अपने मालिकों की प्रतिभा के स्तर को दर्शाते थे, साथ ही उनकी रैंक को भी दर्शाते थे। उनका दर्जा मैजिक पेंटाग्राम के समान ही था, जो लाल और बैंगनी रंग के बीच भिन्न था, जिसमें एक निम्नतम स्तर का तथा दूसरा उच्चतम स्तर का प्रतिनिधित्व करता था। लेकिन इसके अलावा हर एक का अपना आकार था। कुछ त्रिभुजाकार थे, कुछ गोलाकार थे और कुछ अन्य ज्यामितीय आकृतियां थीं। सबसे आम आकृतियां त्रिभुजाकार, गोलाकार और वर्गाकार थीं, लेकिन कुछ विशेष आकृतियां भी थीं। ये आकृतियां जादूगरों की शक्तियों से संबंधित थीं। अगर वे आम आकार के होते तो तत्वीय समानता प्रकार विस्मयकारी शक्तियां नहीं बनाते। अगर वे विशेष होते तो उस जादूगर की क्षमताएं प्रभावशाली होतीं। विसेंट को इसके पीछे का मूल सिद्धांत पता था और उनमें से कुछ जादुई रत्नों को देखकर वह ये जानने के लिए उत्सुक हो गया कि उसकी बहन का रत्न कैसा होगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। केट के पास पीले रंग का गोलाकार रत्न था, जबकि एंड्रू के पास नारंगी रंग का त्रिकोणीय रत्न था। वह अपने माता पिता के अलावा अपने किसी अन्य करीबी रिश्तेदार को नहीं जानता था, इसलिए उसने सोचा कि लॉरेन का मामला भी इन दो प्रकारों में से किसी एक के समान होगा। ये सोचते हुए वह अंतिम गलियारे के अंत में पहुंचा, जहां सीढ़ियां एक बहुत अच्छी तरह से रोशनी वाले क्षेत्र की ओर जाती थीं। जैसे जैसे वह उस पर चढ़ता गया, विसेंट ने लॉरेन को आसपास के दृश्यों का वर्णन करना जारी रखा जब तक कि वे उस कोलोसियम के मध्य स्थित मंच पर नहीं पहुंच गए। विसेंट, लॉरेन ने धीमी आवाज में पूछा, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसके भाई ने बात करना बंद कर दिया है। लेकिन विसेंट इस जगह के आसपास के माहौल को देखते हुए कुछ क्षण के लिए अपना मुंह खोले बिना नहीं रह सका। यह एक साधारण युद्ध मंच जैसा दिखता था, जो चारों ओर से कोलोसियम दीर्घाओं से घिरा हुआ था, जहां से जनता दैनिक जागरण देख सकती थी।
लेकिन ये कोलिजियम पूरी तरह से ढका हुआ था। छत पर अंगूर के आकार के कीमती पत्थरों का एक समूह था, जिनमें से प्रत्येक रात के आकाश में सितारों की तरह चमकदार था। कुछ अन्य की अपेक्षा अधिक चमकीले थे, लेकिन कुल मिलाकर वे बहुत समान दिखते थे। काली छत ने परिस्थितियों का अनुकूल प्रभाव डाला, जिससे छत आकाश के टुकड़े जैसी प्रतीत हुई। इस बीच उस मंच के मध्य में एक काले रंग का स्तंभ दिखाई दिया, लेकिन इतना भी नहीं कि वहां कुछ भी न हो। विसेंट ने उसे देखा और तुरंत समझ गया कि यह कोई साधारण निर्माण नहीं था। विसेंट, लॉरेन ने अपने भाई के चेहरे की ओर देखते हुए फिर पूछा। खांसी, हम उस जगह पर हैं जहां तुम दूसरों के साथ जागरण से गुजरोगी। यह आश्चर्यजनक है, बड़ी बहन। अगर तुम इसे देख पाती तो तुम प्रभावित होती, उसने टिप्पणी की। अभी भी आसपास के माहौल को देखते हुए उसने देखा कि वहां पहले से ही लॉरेन की ही उम्र के लगभग 30 युवा लोग मौजूद थे। उनमें से कुछ लोग उसकी तरफ देख रहे थे। आखिरकार वह वहां रहने के लिए बहुत छोटा लग रहा था, लेकिन किसी ने भी उसके पास जाकर उससे कुछ पूछने की कोशिश नहीं की। हर कोई अपने जागने का इंतजार कर रहा था, इसलिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उस बच्चे की स्थिति क्या थी। क्या ऐसा है? तब तो ये शर्म की बात है, लॉरेन ने कहा, लेकिन उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि यह जगह शानदार दिखती है या नहीं। तभी अवेकनिंग टेम्पल के कुछ कर्मचारियों में से एक विसेंट और लॉरेन के पास आया। अरे, तुम यहाँ कैसे आए, बच्चे? विसेंट ने उस लंबी, सुडौल महिला को देखा जिसने काले लबादे में अपनी सुंदरता का एक हिस्सा छिपा रखा था, लेकिन वह ऐसा करने में असमर्थ थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास माफिया को जादुई दुनिया में ले जाना, अध्याय 26, जादुई जागृति 3। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL: माफिया को जादुई दुनिया में ले जाना, C26, जादुई जागृति 3। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 26, जादुई जागृति 3। उसने उस लाल बालों वाली लड़की की लाल आंखों में देखा और विनम्रता से कहा, वरिष्ठ, मेरी बहन अंधी है। मुझे किसी और ने उसे यहाँ लाने के लिए अधिकृत किया है। ओह, उस महिला ने लॉरेन की ओर देखा और उसे थोड़ी दया आई, लेकिन जल्द ही उसने अपना ध्यान वापस विसेंट की ओर मोड़ लिया। उसका नाम क्या है? लॉरेन। उस लाल बालों वाली महिला ने विसेंट के बगल में बैठी काले बालों वाली युवा लड़की की ओर देखा और कहा, लॉरेन, तुम पहले से ही जागरण स्थल पर हो, तुम जहां हो वहीं रहो, अब तुम्हें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, उसने कहा, जहां तक तुम्हारी बात है, छोटे लड़के, मेरे साथ आओ, उसने कहा और विसेंट की शर्ट पकड़ ली और उसे वहां से खींच लिया। ओह, अरे, मुझे छोड़ दो, मैं खुद चल सकता हूँ, विसेंट ने उस महिला पर चिल्लाया, लेकिन वह बस उसे देखकर मुस्कुराई। जैसे ही वह मंच से उतरी, उसने उसे घसीटना बंद कर दिया। तुम अपनी बहन के जागरण में मेरे साथ रहोगे। जागरण के दौरान 14 वर्ष की आयु के बिना जादुई मणि वाले बच्चों के अलावा कोई भी व्यक्ति मंच पर नहीं हो सकता। यदि कोई छोटा बच्चा या वयस्क जादुई मणि के साथ वहां मौजूद हो तो उसे भयंकर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। क्या ऐसा है? वाइस ने अपने कपड़े ठीक किए और इस खूबसूरत महिला को देखते हुए पूछा, क्या ऐसा कभी हुआ है कि जागृति के दौरान उन मापदंडों से बाहर कोई वहां रहा हो? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कई बार तो हम ऐसा करने के खतरे के बारे में जानते हैं, उसने आसपास के माहौल को देखते हुए कहा। ऐसा करते हुए कई लोग दुखद रूप से मर चुके हैं। गल्प। विसेंट ने उस महिला की आंखों में गंभीर भाव से देखा। क्या यही वजह है कि हमारे पास एक से ज्यादा जादुई रत्न नहीं हो सकते? ये देखते हुए कि केवल एक जादुई मणि होना कितना आश्चर्यजनक था, कई लोगों ने पहले से ही एक साथ 2 मणि रखने की संभावना पर विचार किया था। दुर्भाग्य से या सौभाग्य से यह असंभव था, क्योंकि रत्न आत्माओं से जुड़े थे। उनमें से 2 पाने के लिए किसी के पास 2 आत्माएं होनी चाहिए। यदि दूसरा जादुई रत्न जोड़ने के लिए स्थान न दिया जाए तो दूसरी जागृति से गुजरने वाला व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से टूट जाएगा तथा उसकी आत्मा के 80% से अधिक नष्ट हो जाने की संभावना होगी। यदि कोई बहुत प्रतिभाशाली हो तो भले ही उसकी मृत्यु न भी हो, वह व्यक्ति हर तरह से अपंग ही रहेगा। उसे इस बच्चे के प्रश्नों का उत्तर देने में कोई समस्या नहीं दिखी। जागृति मंदिर के सदस्य के रूप में जादुई रत्नों और पेंटाग्रामों के बारे में ज्ञान प्राप्त करना उनके कर्तव्यों का हिस्सा था और उन्हें इस विषय पर बात करना पसंद था। विसेंट उसे नहीं जानता था, लेकिन वह उसके चेहरे पर यह बात देख सकता था। आसपास के माहौल को देखते हुए जब वह उसे पढ़ा रही थी तो उसकी आवाज में संतोष झलक रहा था। समय तेजी से बीतता जाता और जल्द ही 50 से अधिक 14 वर्षीय बच्चे जागृति मंच पर एकत्रित हो जाते तथा वहां की एक दीवार पर लगी घड़ी के दिन के मध्य होने का इंतजार करते। अब केवल कुछ ही मिनट बचे थे, इसलिए जैसे जैसे यह विशेष क्षण नजदीक आ रहा था, परिवार, मित्रों और दर्शकों की बातचीत धीरे धीरे कम होती जा रही थी। लेकिन जब विसेंट अपनी बहन को देख रहा था और उसके हाथों में पसीना आ रहा था, एंड्रू और नीना कांच की दीवार के सामने खड़े थे जहां से वेकिंग प्लेटफॉर्म दिखाई दे रहा था। एंड्रू अपनी बेटी को देख रहा था, ये देखने के लिए कि क्या वह उसकी या केट की विशेषताओं को विरासत में प्राप्त करेगी।
इस संसार में जागृति के दिन तक आप इसके बारे में निश्चित नहीं हो सकते थे, इसलिए वह उस पर नजर रखने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, उस संकेत की प्रतीक्षा कर रहा था। वह चाहता था कि उसे केट के गुण विरासत में मिले क्योंकि वह उससे अधिक प्रतिभाशाली थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यदि ऐसा है तो वह अंततः अपने बच्चों के भविष्य के बारे में आश्वस्त हो सकता है। केट के पास कोई विशेष जादुई प्रतिभा नहीं थी, लेकिन वह कम से कम दूसरे चरण के अंत तक पहुंच गई थी। यदि लॉरेन केट की तरह होती, चाहे वह अंधी ही क्यों न होती, तो वह किसी न किसी तरह नीना और विसेंट की मदद कर सकती थी। केट, ओह केट, यदि मैं ही मर जाता तो हमारे बच्चों का जीवन बेहतर होता। उसने आंखें बंद करते हुए विलाप किया। केट के विपरीत उसका कोई जीवित रिश्तेदार नहीं था, वहां सिर्फ वह और उसके बच्चे थे। इस प्रकार विसेंट और उसकी बहनों के पास भरोसा करने के लिए कोई नहीं था क्योंकि उनके दादा दादी उनकी मदद करने की संभावना नहीं रखते थे, जो इस दुनिया में पैतृक दादा दादी के साथ होने वाली चीज़ों से अलग है। जब एंड्रू विलाप कर रहा था, नीना अपने बूढ़े पिता पर ध्यान नहीं दे रही थी। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि यह शानदार जगह क्या है और एक दिन अपनी जादुई प्रतिभा को जगाने की इच्छा। एक दिन मैं भी बड़ी बहन की तरह यहाँ आऊंगी और अंततः उसकी और बड़े भाई की मदद करूंगी, उसने सोचा, अपने परिवार के सदस्यों से भी अधिक उत्साहित होकर। सौभाग्य से छोटे बच्चे नुकसान से तेजी से उबर जाते हैं, और भले ही वह बहरी और मातृहीन थी, नीना पहले से ही मुस्कुरा सकती थी और बेहतर भविष्य की कल्पना कर सकती थी। उसे चलने में दिक्कत थी और वह बहरी थी, लेकिन क्या हुआ, एक दिन वह अपने शरीर में मौजूद मन को नियंत्रित कर सकती थी और जादूगर बन सकती थी। ये था इस छोटी सी लड़की का विचार। अंततः उस क्षेत्र की केंद्रीय घड़ी ने दोपहर का समय बजाया और जागृति मंदिर की 5वीं मंजिल के शीर्ष पर स्थित एक बड़ी घंटी से घंटियां बजने लगीं। उस क्षण आसपास के क्षेत्र में सभी लोग शेष बची हुई बातचीत या अस्पष्ट विचारों सहित पूरी तरह रुक गए। जिस मंच पर 14 वर्षीय बच्चे खड़े थे वह बदलने लगा, क्योंकि क्षेत्र के केंद्र में स्थित काले रंग का स्तंभ ओबेलिस्क रंग बदल गया। वह बहुत चमकीला हो गया, इतना सफेद कि कोई भी उसे सीधे नहीं देख सकता था। मन आसपास के वातावरण में संघनित हो गया, जिससे पानी जैसी दिखने वाली वस्तु का निर्माण हुआ, लेकिन भौतिक रूप में यह बहुत कम था, जैसे कि यह एक मृत तृष्णा हो। इसे पहली बार देखने वालों ने अपनी आंखें बड़ी कर ली और अपने शरीर में महसूस हो रही ऊर्जा को सूक्ष्मता से महसूस किया। जैसे ही विसेंट ने इस ओर ध्यान दिया, उसने छत पर लगे सितारों को कांपते हुए देखा। एक आवाज सुनाई दी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। युवा लोगों, जागृति समारोह के लिए मेरे मंदिर में आपका स्वागत है। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। मुझे उम्मीद है कि आज यहां मौजूद हर व्यक्ति अपने कौशल को जागृत करने के लिए अपने शिखर तक पहुंचेगा और अपनी यात्रा में जीत हासिल करेगा। आगे बढ़ो, अपनी इच्छाओं की तलाश करो, जादूगर बनो और दुनिया को अपनी विशिष्टता से परिचित कराओ। मैं पोलारिस दायरे के अगले आर्कम आज से मिलने के लिए उत्सुक हूं। क्या वे यहाँ दिखाई देंगे? मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसा होगा। अपने जादुई रत्न प्राप्त करें, आवाज ने कहा, और बच्चों और किशोरों ने गहरी सांसें लीं। वे इन शब्दों से अत्यंत प्रभावित हुए। आर्कमाज। आर्कमाज क्या था? यह इस महाद्वीप के लाखों लोगों को ज्ञात सबसे शक्तिशाली जादूगर की उपाधि थी। लेकिन जब उन्होंने ये पता लगाने की कोशिश की कि यह शक्तिशाली आवाज कहाँ से आई है, तो उस क्षेत्र के केंद्र में स्थित स्तंभ से इस मंदिर के स्वामी के अंतिम शब्दों के साथ एक विशेष ऊर्जा निकली। तब इस स्थान की छत में लगे कई रत्न ओबेलिस्क के समान रंग में चमकते हुए जटिल पथों पर उड़ते हुए छत से ऊपर की ओर उछले। लेकिन जल्दी ही उनमें से कई ने अपना रास्ता चुन लिया तथा विश्लेषण के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में अपने मालिकों को चुन लिया जो उनके साथ सबसे अधिक अनुकूल थे। प्लेटफॉर्म पर मौजूद कुछ युवा लोगों को इन रत्नों को अपनी ओर तेज गति से उड़ते देखकर थोड़ा डर लगा, लेकिन सबसे अधिक अनिश्चित लोग भी हिले नहीं। पलक झपकते ही ये रत्न अपने मालिकों के पास पहुंच गए और रिवॉल्वर की गोली की तरह उनके माथे पर जा लगे। विसेंट ने इनमें से एक चमकदार चीज को अपनी बहन की आंखों के बीच में टकराते हुए देखा और वह अपने सीने में अपने दिल की धड़कनें तेज होने का एहसास किए बिना नहीं रह सका। लेकिन वह जानता था कि यह सामान्य प्रक्रिया है और इससे उसकी बहन को कोई नुकसान नहीं होगा। यहाँ तक कि जो व्यक्ति जादुई मणि से जुड़ने में असफल रहा, उसके भी जागृति के दौरान घायल होने की संभावना बहुत कम थी। और इसलिए लॉरेन ने अपने माथे पर कुछ गर्म चीज को प्रवेश करते हुए महसूस किया और पाया कि उसकी जागृति पहले से ही हो रही थी। मुझे क्या मिलेगा? दुर्भाग्य से मैं ये भी नहीं देख पाऊंगा कि मेरे जादुई रत्न का आकार कैसा दिखता है। क्या यह मेरी माँ के रत्न जितना सुंदर होगा? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास माफिया को जादुई दुनिया में ले जाना, अध्याय 27, लॉरेन का परिणाम। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL: माफिया को जादुई दुनिया में ले जाना, C27, लॉरेन का परिणाम। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 27, लॉरेन का परिणाम। वाह, एक पीला जादुई रत्न। केवल इतना ही नहीं, उस रत्न का आकार भी अलग है। देखो, ये पंचकोण जैसा दिखता है। जागृति मंदिर की दीर्घाओं में आवाजें गूंज उठी जब जागृति मंच पर पहले युवा लोगों ने अपने रत्नों को आकार दिया।
उस स्थान पर अधिकांश लोग साधारण जादुई रत्न बना रहे थे जो त्रिभुजाकार, वर्गाकार और गोलाकार आकार के थे और आमतौर पर लाल रंग के थे। लेकिन कुछ लोगों ने थोड़े अलग रत्न बनाए और इनमें से एक युवा को तो पीला रत्न भी मिला। रत्न का रंग प्रतिभा की गुणवत्ता से संबंधित था, इसलिए पीली प्रतिभा प्रस्तुत करके सुनहरे बालों वाला वह युवक वहां उपस्थित अनेक साधारण लोगों के बीच तुरंत ही अलग दिखाई देने लगा। पीले जादुई रत्न वाले लोगों में इस दुनिया के ज्यादातर लोगों की तुलना में अच्छी क्षमता होती है। अगर वे भाग्यशाली होते और कड़ी मेहनत करते तो उनके लिए जादूगर बनना असंभव नहीं होता। जहां तक पंचकोणीय आकार की बात है, ये रत्न का एक प्रकार था जो उन 3 आकृतियों की तरह आम नहीं था। इसलिए जब उस युवक ने इसे जीता तो हर कोई उसके बारे में बात करने लगा। मणि का आकार प्रतिभा से संबंधित नहीं था, लेकिन प्रतिभा को कुछ शक्तियों द्वारा बढ़ाया जा सकता था। दुर्लभ आकार का जादुई रत्न प्राप्त करने से इस लड़के की क्षमताएं स्वाभाविक रूप से सबसे सामान्य 3 रूपों वाले लोगों की तुलना में अधिक विशिष्ट होंगी। इसके माध्यम से वह तीसरे चरण तक आसानी से पहुंच सकता था। एड्स बाय पब फ्यूचर। अविश्वसनीय, वहां का युवक बिल्कुल भी बुरा नहीं है। इस इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर रहने वाले किसी व्यक्ति ने अपने विशेष कमरे से इस समूह के जागरण को देखते हुए यह बात कही। वास्तव में हम उसे बाद में भर्ती कर सकते हैं। एक लाल बालों वाले आदमी ने कुर्सी पर बैठे दूसरे व्यक्ति के पीछे खड़े होकर यह कहा। जागृति न केवल बच्चों के लिए अपने स्तर को बढ़ाने और अपने मन पर महारत हासिल करने का समय था, यह क्षेत्रीय ताकतों के लिए प्रतिभा की भर्ती करने का भी समय था। सामान्य तौर पर 3 सबसे सामान्य प्रारूपों और लाल, नारंगी और पीले रंग के जादुई रत्न वाले लोगों में ज्यादा क्षमता नहीं होती थी और उनकी सीमा संभवतः 5वें अनुचित त्रिभुज तक होती थी। हालांकि अन्य प्रारूपों में रत्न वाले और पीले या उच्च रंग वाले युवाओं में इस सीमा को पार करने की क्षमता थी। जादूगर बनने की क्षमता के कारण उस युवक को स्थानीय बलों में शामिल करना दिलचस्प था। इन ताकतों के लिए कम क्षमता वाले लोग उनका ध्यान आकर्षित नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने ऐसे लोगों की भर्ती नहीं की। लेकिन जादूगरों को इस समाज में विशेषज्ञ माना जा सकता है। अतः इस तरह के मंदिरों में हमेशा पर्यवेक्षक मौजूद रहते थे जो जागृति समारोह समाप्त होने के बाद उन लोगों के कामों को पूरा करते थे जिनमें उनकी रुचि होती थी। विसेंट ने क्षण भर उस युवक की ओर देखा जो कान से कान तक मुस्कुरा रहा था, ये देखते हुए कि कैसे इस व्यक्ति के जादुई रत्न ने कुछ अपेक्षाकृत असामान्य चीज बना दी थी। लेकिन उसने उस व्यक्ति के बारे में ज्यादा नहीं सोचा और अपना ध्यान वापस लॉरेन की ओर मोड़ लिया। इतना समय क्यों लग रहा है? वह खुद से बुदबुदाया। उसके बगल में बैठी महिला ने यह सुना और बोली, जागृति आमतौर पर 1 मिनट से भी कम समय तक चलती है, लेकिन यह व्यक्ति दर व्यक्ति बहुत भिन्न हो सकती है। कुछ लोग कुछ ही सेकंड में जाग जाएंगे जबकि अन्य को पूरा 1 मिनट लगेगा। आमतौर पर ये 2 चीजों से जुड़ा होता है। 1. प्रतिभा और जादुई रूप। होनहार प्रतिभा और अधिक परिष्कृत जादुई रूप वाले लोगों को आमतौर पर अपनी जागृति को पूरा करने के लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है। एड्स बाय पब फ्यूचर। दूसरा मामला। वह एक पल के लिए रुकी, लॉरेन को अनिश्चितता से देखते हुए। दूसरा मामला जागृति को पूरा करने में असमर्थता से जुड़ा है। जादुई मणि को आकर्षित करना जागृति को सफल बनाने या समाप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है। जागृत माने जाने के लिए व्यक्ति को अपने मणि का आकार और रंग दिखाना होगा। इसलिए ऐसी संभावना है कि जिसने रत्न निकाला है वह असफल हो जाए और अपनी क्षमताओं को जागृत न कर सके। जैसे ही उसने ये कहा, विसेंट ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और गहरी सांस ली। उसे डर था कि उसकी बहन के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। जो कुछ हुआ था और उसके परिवार के अंतहीन दुर्भाग्य को देखते हुए उन्हें नहीं लगता था कि लॉरेन के जादुई रत्न के निर्माण में देरी के पीछे यही संभावना थी। लॉरेन। इस बीच लॉरेन ने अपने पूरे शरीर को गर्म महसूस किया। उसने देखा कि उसके अंदर का मन उत्तेजित हो रहा था, जैसे कि वह पानी उबल रहा हो। उसकी आंखों को छोड़कर उसके शरीर का हर हिस्सा इस हद तक जल रहा था कि वह लगभग दर्द से चीख रही थी। लेकिन उसका दर्द इतना भी भयानक नहीं था कि उसे दुनिया को अपनी कमजोरी दिखानी पड़े। नहीं, जो व्यक्ति पिछले कुछ महीनों में जो कुछ भी अनुभव कर चुका है, उसके लिए यह बहुत बुरा अनुभव होगा कि वह अपना मुंह खोले और चीखे। इसलिए आसपास के क्षेत्र में मौजूद हर किसी को उसका दर्द नजर नहीं आया, जबकि वह अजीब तरह से अपनी भावशून्य अभिव्यक्ति को बनाए रखी। उसकी आंखें बंद थीं और वह निश्चल थी। उसके हाथ बंधे हुए थे, लेकिन वह कोई बल नहीं दिखा रही थी। इसके साथ ही उसका दिमाग घूम रहा था और उल्टी करने की इच्छा आ जा रही थी, जो किसी तरह उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी। क्या हो रहा है? मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है? वह सोच रही थी। उसने खुद को संभाला ताकि अपनी क्षमताओं को जगाने का अवसर न चूक जाए। लॉरेन को अपने जागरण से बहुत उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसे विश्वास था कि उसके पास पूरी तरह से विकसित मैजिक जेम पाने के लिए पर्याप्त है। उसे न मिलना उसके लिए आश्चर्य की बात होगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। साथ ही वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी, क्योंकि उसने अपने शरीर में जो संवेदनाएं महसूस की थीं, उनका वर्णन किसी भी पुस्तक में नहीं था जो उसे स्टॉर्स अकादमी में पढ़ने को मिली थी। लेकिन उसके शरीर की स्थिति ने प्लेटफॉर्म पर नजर रख रहे एक व्यक्ति का ध्यान आकर्षित किया। उस स्थान के शीर्ष स्तर पर वीआईपी कमरों में से एक में पूरी तरह काले कपड़े पहने, अपना चेहरा ढके हुए अकेला एक व्यक्ति खड़ा हो गया और अपने सामने कांच की दीवार के करीब आ गया।
ये लड़की, उसकी आंखें सिकुड़ गईं और वह लॉरेन के शरीर में बहते हुए मन को देख सकता था। हम देखते हैं तुम क्या बनाओगे। उसने देखा कि उसका मन उसके माथे पर केंद्रित हो गया है और वह खड़ा होकर देख रहा था। धीरे धीरे उसके माथे पर चमकती हुई चीज की तीव्रता कम होती जा रही थी। उस समय जादुई मणि लॉरेन के साथ विलीन हो गई। जागृति समारोह के अंत में केवल 5 सेकंड बचे थे। जब ये सफलतापूर्वक उससे जुड़ गया तो इसकी चमक कम हो गई, जब तक कि पहले लोगों ने लॉरेन के जादुई रूप को नहीं देखा। क्या वह ये डराती है? जागृति मंदिर के अंतिम स्तर के सभी पुरुष और महिलाएं जादुई मणि के इस अत्यंत दुर्लभ रूप को देखने के लिए खड़े हो गए। जैसे ही उन्होंने आवाज लगाई, लॉरेन के माथे पर स्थित मणि चमकना बंद हो गई और एक नाखून के आकार की अत्यंत चमकीले हरे रंग की दरांती का आकार प्रकट हुआ। हरा हरा प्रतिभा, अद्भुत। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कुछ इतना अनोखा और सुंदर देखूंगा। इस लड़की के आगे एक विजयी भविष्य है। इस जादुई मणि के साथ वह कुछ दशकों में एक जादूगरनी बन जाएगी। तुरंत ही मंदिर के सभी स्तरों पर टिप्पणियों की गूंज होने लगी, जिससे पहले से शांत वातावरण में अत्यधिक शोरगुल मच गया। विसेंट ने ये देखा और अपनी बहन के लिए खुशी से लगभग रो पड़ा। कुछ क्षण पहले का तनाव दूर हो गया और उसके दिल में खुशी उमड़ पड़ी। हरा, साथ ही आकार भी असामान्य है, उसने कहा, जबकि उसके बगल में बैठी महिला लॉरेन को गंभीरता से देख रही थी। मिस, मेरी बहन एक प्रतिभाशाली है। हालांकि वह महिला वाइस और लॉरेन के लिए इतनी खुश नहीं थी। मुझे नहीं पता कि यह उसके लिए अच्छी बात है या नहीं, बेटा। जब उसने ऐसा कहा तो दिन के जागरण समारोह के समाप्त होने के तुरंत बाद लॉरेन के आसपास 3 लोग अचानक प्रकट हो गए। एड्स बाय पब फ्यूचर, संपर्क टॉस साइड मैप दान करें। एंड्रू ने कहा, मेरी बेटी ही वह है जो अपनी क्षमताओं को जागृत करेगी, और वह पहले से ही पूरे 14 साल की है, तो फिर वह इस तरफ आ सकती है। वहां मौजूद एक आदमी ने ऐसा कहा, लेकिन फिर विसेंट ने पूछा, वरिष्ठ, मेरी बहन अंधी है, क्या मैं उसके साथ चल सकता हूँ? मैं वादा करता हूँ कि उचित समय पर मैं वहां से नहीं जाऊंगा। उसने आसपास के लोगों का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन, उपन्यास माफिया को जादुई दुनिया में ले जाना, अध्याय 28, भर्ती। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL: माफिया को जादुई दुनिया में ले जाना, C28, भर्ती, एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 28, भर्ती। जैसे ही मंच पर उपस्थित सभी युवा लोगों का जागरण समाप्त हुआ, स्मारक स्तंभ चमकना बंद हो गया और पहले की तरह काला हो गया। लेकिन जब युवा लोग, जो अभी भी अपने जागरण पर खुश थे, कान से कान तक मुस्कुरा रहे थे, तो मंच पर 3 जादूगर प्रकट हुए, जिन्होंने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। तीनों लॉरेन के चारों ओर प्रकट हुए, जिनमें से प्रत्येक का मन पहले से ही गतिशील था, जिससे आसपास के क्षेत्र में सभी पर तुरंत दबाव बढ़ गया। मंदिर में उपस्थित अपने मित्रों और परिवार के सदस्यों को जागृत होते देख रहे अधिकांश लोगों को कुछ समझ में नहीं आया। तभी उनमें से एक व्यक्ति ने चिल्लाकर कहा, विलियम, निक्सलास का बर्बर, इस लड़की से दूर हो जाओ। सीटन का मेरा मंदिर इस लड़की को भर्ती करना चाहता है। गहरे नीले रंग के कवच पहने एक गोरे आदमी ने काले कपड़े पहने आदमी से यह कहा। काले कपड़े पहने आदमी ने पहले से ही लॉरेन की गर्दन पकड़ रखी थी और लड़की को यह समझने का भी समय नहीं दिया कि उसने अभी अभी क्या सुधार और कौशल हासिल किए हैं। जादुई मणि के निर्माण के बाद जादुई पेंटाग्राम का निर्माण होगा और युवाओं को अपनी विशेषताओं के उत्थान के बाद तुरंत अपनी शक्तियों का एहसास होगा। लेकिन लॉरेन को ऐसा करने का 1 सेकंड भी नहीं मिला जब उसने महसूस किया कि कोई उसकी गर्दन दबा रहा है। विलियम, निक्सलास का बर्बर, ये सुनकर मुस्कुराया, जिससे उसके आसपास के सभी लोग उसकी हंसी की आवाज़ से कांप उठे। इस लड़की के पास एक दरांती है। तुम्हें क्या लगता है कि उसका किससे लगाव है? तुम पवित्र लोगों से या हम काले लोगों से? अगर वह हमारे साथ नहीं आएगी तो वह कहीं नहीं जाएगी। मंच पर मौजूद दूसरे आदमी ने यह बात कही। उसके शरीर की हिंसक मानसिकता के कारण उसके काले बाल कांपने लगे। क्या ऐसा है? अपना चेहरा छिपाए उस आदमी ने पूछा, क्योंकि उसके आसपास का वातावरण ठंडा लग रहा था। विलियम, तुम इस लड़की को ऐसे नहीं ले जा सकते। उसने तुम्हारे साथ जाने का फैसला भी नहीं किया था। गोरे आदमी ने हाथ हिलाया, लेकिन न तो वह और न ही दूसरा आदमी हिला। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वे दोनों जानते थे कि विलियम जैसे काले जादूगर उनके समान स्तर के उन जादूगरों से अधिक शक्तिशाली थे जो निषिद्ध कलाओं का पालन नहीं करते थे। इसलिए वे दोनों सतर्क थे। हा, चुनना, ये तो ताकतवरों के लिए है। इस लड़की को इसके लिए अभी भी बहुत दूर तक दौड़ना होगा। आज वह मेरे साथ आ रही है, उसने चिल्लाते हुए कहा, जबकि आसपास के इलाके के युवा लोग उन तीनों द्वारा बनाए जा रहे दबाव से पहले ही बेहोश हो चुके थे। विसेंट ने मंच के बाहर से ये देखा और अपनी बहन की ओर दौड़ने की कोशिश की। हालांकि इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, उसके बगल में बैठी महिला ने उसे रोक लिया। क्या तुम पागल हो? ये लोग जादूगर हैं। तुम्हारी बहन को पकड़ने वाला उस अवस्था के शिखर पर है। तुम क्या करने जा रहे हो? उसने विसेंट के हाथ और पैर पकड़ते हुए उससे पूछा। मुझे नहीं पता कुछ। मैं अपनी बहन को ले जाने की इजाज़त नहीं दे सकता, वह चिल्लाया।
दुर्भाग्य से उसके पास इस महिला पर काबू पाने की ताकत नहीं थी। बेटा, ये वास्तविकता नहीं है। देखो, तुम्हारी बहन तुम्हारी पहुंच से बाहर है। मैंने आपको बताया था कि यह उसके लिए अच्छी बात नहीं थी। अच्छी पृष्ठभूमि के बिना लेकिन अच्छी प्रतिभा वाले व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से नुकसान उठाना पड़ेगा। यही उसकी सच्चाई है, इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती। वाइस और उसके परिवार के लिए यही वास्तविकता थी। प्रतिभाशाली होना निश्चित रूप से सकारात्मक बात है, लेकिन अगर किसी के पास अच्छी पृष्ठभूमि या भरोसा करने लायक लोग न हो तो प्रतिभा होने से बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं। किसी को शक्तिशाली समूहों द्वारा बलपूर्वक ले जाया जा सकता है या यहाँ तक कि समाप्त भी किया जा सकता है ताकि वे एक नए विशेषज्ञ के रूप में विकसित न हो सकें। आधारहीन लोगों के रूप में यह उनके नियंत्रण से बाहर था। एंड्रू ने यह देखा और नीना को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया, लेकिन कुछ नहीं किया। विसेंट के विपरीत, वह जानता था कि उनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। धत्तेरी की, वह घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा, जबकि छोटी नीना यह समझ नहीं पा रही थी कि वे लोग उसकी बड़ी बहन के आसपास क्यों थे। उनके दो सुरक्षाकर्मियों ने यह देखा और एक बार फिर रोना शुरू कर दिया तथा कुछ देर पहले की अपनी मुस्कुराहट को बदल दिया। खांसी, क्या क्या हो रहा है? खांसी, वहाँ कौन है? कौन मुझे फांसी लगा रहा है? लॉरेन बड़ी मुश्किल से कुछ कह पाई क्योंकि वे लोग उसके चारों ओर खड़े थे। ओह, क्या तुम मुझे नहीं देख सकती? काले कपड़े पहने उस आदमी ने पूछा, लेकिन जल्द ही उसे और अन्य लोगों को एहसास हो गया कि वह अंधी थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अंधे हो या नहीं, तुम्हारी प्रतिभा निक्सला की परछाइयों के लिए उपयोगी है, उसने कहा, इससे पहले कि एक विशाल पेंटाग्राम उसकी एक भुजा के पास दिखाई देता जो पीले रंग में चमक रहा था। लानत है, ये कमीना सचमुच लड़ने जा रहा है। चलो अस्थायी रूप से एक साथ लड़ें। उन दोनों व्यक्तियों ने एक दूसरे से कहा। हालांकि जैसे ही वे लड़ने के लिए तैयार हुए, उस आदमी के शरीर के बराबर बड़े चमगादड़ के पंख उसकी पीठ से प्रकट हुए। अगली बार मिलेंगे, हा 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 हा। ये कहकर वह लॉरेन के साथ वहां से उड़ गया और उन दो लोगों को पीछे छोड़ दिया जो हमले की प्रतीक्षा कर रहे थे। अरे, उसे भागने मत दो, हमें उसे रोकना होगा। अन्य दो जादूगर तुरंत भाग गए क्योंकि वे अपने शत्रु की तरह उड़ नहीं सकते थे। नहीं, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। विसेंट अपनी बड़ी बहन को ले जाते हुए देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, वह कुछ भी करने में असमर्थ था। लॉरेन, लॉरेन, वह अपनी बहन के कानों तक पहुंचते हुए चिल्लाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। विसेंट की आंखों से आंसू टपक रहे थे जबकि उसके होठों पर भयानक आकृतियां बन रही थीं। उसे पकड़ रही महिला ने उस लड़के पर तरस खाकर उसे छोड़ दिया। बेचारी, और उसे उस व्यक्ति द्वारा तुरंत ले जाया जाना था। उसने उस जगह को देखा जहां वे जादूगर छोड़कर गए थे और आह भरी। बेटा, अपनी बहन को भूल जा, उसमें अच्छी प्रतिभा है, लेकिन जिस जगह उसे ले जाया जा रहा है वहां से उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। वह अंततः उनमें से एक बन जाएगी या मर जाएगी। चाहे जो भी मामला हो, आप उसे कभी भी उसी तरह नहीं देख पाएंगे जैसे आप पहले देखते थे। इसका क्या मतलब है? वह व्यक्ति कौन था? उसने निराशा के बीच पूछा। इस बारे में चिंता मत करो, ये जानने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा, उसने कहा। उसे लगा कि सच को छिपाना बेहतर होगा ताकि इस बच्चे को सामान्य तरीके से जीने का मौका मिले। ये बेहतर होगा कि तुम यह मान लो कि वह मर गई। ये सबके लिए बेहतर होगा कि तुम यह मान लो कि। इन शब्दों के बाद उसने विसेंट के कंधे को पकड़ लिया और उसे धीरे से दबाया। विसेंट उस पर चिल्लाना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने उस दबाव को महसूस किया, उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और वह अपने शरीर पर नियंत्रण खो बैठा। इससे पहले कि वह बेहोश होकर जमीन पर गिरता, इस महिला ने उसे उसके कपड़ों से उठाया और किसी को आदेश दिया कि उसे उसके परिवार के पास ले जाया जाए। ... उस दिन बाद में जागृति मंदिर में जो कुछ हुआ था उसकी खबर साल्ट स्टार सिटी में पहले से ही फैल रही थी। इस बीच विसेंट को उसके परिवार के पास पहुंचा दिया गया और उसका समूह उस रिजॉर्ट में वापस आ गया जहां वे रह रहे थे। वह अपने कमरे में लेटा हुआ था, अभी भी अचेत अवस्था में, और बार बार यह सोच रहा था कि उसकी बहन के साथ क्या हुआ था। एक बार फिर किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को उससे छीन लिया गया था। अपने बुरे सपनों के बीच वह धीरे धीरे पहले की नॉकआउट से उबर गया और वास्तविकता का सामना करने के लिए अपनी आंखें खोलीं। लॉरेन, लॉरेन, उसने चिल्लाते हुए अपनी आंखें खोलीं और अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को ऊपर उठाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। प्रायोजित सामग्री। कोलकाता की 25 वर्षीय युवती ने बताया कि वह प्रतिदिन 2,90,000 रुपये कैसे कमाती है। जानिए कैसे आप 15 मिनट काम करके रोजाना 2 लाख रुपये कमा सकते हैं। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास माफिया को जादुई दुनिया में ले जाना। अध्याय 29, कुएं की तलहटी में। गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL: माफिया को जादुई दुनिया में ले जाना। C29, कुएं की तलहटी में। जुटिजा के शानदार नए आभूषण संग्रह का अन्वेषण करें। जुटिजा के शानदार नए आभूषण संग्रह का अन्वेषण करें। प्रायोजित हीरा आभूषण। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 29, कुएं की तलहटी में।
जब वह अपनी अचेत अवस्था से जागा तो विसेंट ने अपने आसपास के वातावरण को थोड़ा परेशान होकर देखा और जल्द ही उसे पता चल गया कि वह उसी कमरे में वापस आ गया है जहां वह और उसकी बहनें पिछले कुछ महीनों से रह रहे थे। उसने देखा कि नीना उसके बगल में लेटी हुई सो रही है, जबकि उसके रोने के निशान अभी भी उसके चेहरे पर देखे जा सकते थे। जो कुछ हुआ था उसे महसूस करते हुए विसेंट ने स्वयं को फिर से निष्क्रिय स्थिति में महसूस किया, क्योंकि वह एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति को खो चुका था, लेकिन इसके बारे में कुछ भी करने में असमर्थ था। लानत है, मैं क्या करूं? बड़ी बहन को ले जाया गया है, वह गुस्से में खुद से चिल्लाया। इस समय उसके चेहरे की आकृतियां अधिक स्पष्ट दिख रही थीं, जबकि उसके चेहरे पर अब कोई बचकाना भोलापन नहीं था, जिससे उसकी स्थिति से प्रभावित होने वाले लोग अधिक भावुक हो जाते थे। विसेंट की उम्र 11 वर्ष भी नहीं थी, लेकिन उसने पहले ही ऐसी त्रासदियों का अनुभव कर लिया था जो बहुत कम वयस्कों ने अनुभव की होती हैं। ये दुनिया अस्त व्यस्त थी और हर कोने में खतरे छिपे हुए थे, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोगों को अपनी मां को बेरहमी से मरते हुए या अपनी बहन को अजनबियों द्वारा ले जाते हुए नहीं देखना पड़ा। अंततः मृत्यु ने सभी को जकड़ लिया, लेकिन कई लोगों ने कम गंभीर तरीके से अपने प्रियजनों को खोया। विसेंट पर बोझ कम नहीं था। वह अपने बिस्तर से उठ खड़ा हुआ और लगभग गुस्से से फट पड़ा। फिर भी अपनी छोटी बहन की मौजूदगी में उसने अपने आसपास की चीज़ों पर हमला करके अपना हिंसक पक्ष नहीं दिखाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। 24 घंटे लाइव कैसीनो एक क्लिक दूर है। 24 घंटे लाइव कैसीनो एक क्लिक दूर है। YOLO247.co। बड़े भाई, नीना ने पूछा। वह बहरी थी, लेकिन जब उसकी सुनने की क्षमता चली गई तो वह बोलने लगी थी। नीना ने तब से बात करना बंद कर दिया था, क्योंकि वह बहुत असहज महसूस कर रही थी, लेकिन वह ऐसा करने में पूरी तरह सक्षम थी। नीना की मधुर आवाज़ सुनकर वाइस का क्रोध से कांपना बंद हो गया, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि उसके चेहरे का भाव निश्चित रूप से उसकी छोटी बहन को डरा देगा। बड़े भैया, हम क्या करें? बड़ी बहन तो हमसे छीन ली गई, उसने रोते हुए कहा। उसकी छोटी छोटी आंखों में आंसू आ गए। विसेंट ने अपनी आंखें बंद कर लीं और नीना को अपना दर्द न दिखाने की कोशिश की। वह नीना की ओर मुड़ा और मुस्कुराया, उसे अपनी बाहों में लेकर गले लगा लिया। वह सांकेतिक भाषा सीख रहा था, लेकिन नीना अभी भी उससे संवाद करने में काफ़ी दूर थी, इसलिए विसेंट केवल उसे पत्र लिख सकता था। सब ठीक हो जाएगा, बड़ी बहन प्रतिभाशाली है और एक दिन वह हमारे पास वापस आ जाएगी, उसने उसे विश्वास दिखाते हुए लिखा। नीना को आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता था, इसलिए उसने जल्द ही अपने भाई के झूठ को स्वीकार कर लिया, यह विश्वास करते हुए कि उन्हें बस लॉरेन का इंतजार करना होगा और एक दिन वह वापस आ जाएगी। ये सोचकर कि उसकी मां की स्थिति, जो कभी वापस नहीं आएगी, की तुलना में ये कितना बेहतर है, उसे काफ़ी राहत महसूस हुई। विसेंट ने अपनी छोटी बहन को उसके कमरे में छोड़ा और शर्ट पहनकर अपने पिता की तलाश में निकल गया। जैसे ही वह अपने कमरे से बाहर आया, उसकी मुलाकात एंड्रू द्वारा नियुक्त 2 गार्डों में से एक से हुई। उस आदमी के चेहरे पर भयानक भाव थे, जबकि दूसरा गार्ड एंड्रू के कमरे के दरवाजे की ओर मुंह करके खड़ा था, जहां कुछ ऐसे लोग थे जिनके बारे में विसेंट को पता नहीं था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अनलॉक एक्सक्लूसिव फ्री स्पिन्स, जॉइन नाउ। अनलॉक एक्सक्लूसिव फ्री स्पिन्स, जॉइन नाउ। YOLO247.co। सोरेन, क्या हुआ? ये लोग कौन हैं? उसने अपने बूढ़े पिता के कमरे की ओर अजीब नज़रों से देखते हुए पूछा। सोरेन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और उस बच्चे की आंखों में देखने से कतराने लगा। मैं उसे यह कैसे बताऊं? उसने सोचा। विसेंट, मुझे खेद है। जागृति मंदिर से लौटने के बाद आपके पिता बीमार हो गए। हमने डॉक्टर को बुलाया, लेकिन गल्प। सोरेन के भाषण के बीच विसेंट अपने पिता के कमरे के दरवाजे की ओर भागा। उसने जल्दी से देखा कि डॉक्टर एंड्रू का इलाज कर रहा था और उसकी चीजें समेट रहा था। इस बीच एंड्रू का शरीर बिस्तर पर अकड़ कर पड़ा था। उसकी त्वचा का रंग ऐसा हो गया था कि यह पता चल रहा था कि वह अब जीवित नहीं है। एंड्रू मर गया था। उद्धरण चिन्ह ... लेकिन वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। मुझे खेद है, लेकिन आपके पिता पहले ही मर चुके हैं, सोरेन ने ये कहते हुए समाप्त किया। उस कमरे में इस लड़के और लड़की के लिए उसे खेद महसूस हो रहा था। विसेंट की आंखें फड़कने लगी जब उसे समझ में आया कि क्या हुआ था, और वह फर्श पर घुटनों के बल गिर पड़ा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह कैसे संभव हुआ। डॉक्टर ने उस आदमी के बेटे को देखा और कहा, बेटा, मुझे तुम्हारी क्षति के लिए खेद है। तुम्हारे पिता बहुत कमजोर हो गए थे और वे दिल के दौरे को बर्दाश्त नहीं कर सके। दुर्भाग्यवश अब उनमें जीने की इच्छा नहीं रही और उन्होंने लड़ने की कोशिश भी नहीं की। इन शब्दों के साथ ये व्यक्ति विसेंट के सामने रुका और उस युवक के सिर पर हाथ फेरते हुए जाने से पहले उसे शुभकामनाएं दी। जब सभी लोग चले गए तो केवल एंड्रू के गार्ड और विसेंट, नीना के अलावा, उस अपार्टमेंट के अंदर रह गए। अब हम क्या करें? वेस्ले ने धीमी आवाज में सोरेन से पूछा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सोरेन जहां था वहां से उठ खड़ा हुआ और वहां चला गया जहां विसेंट अभी भी चुपचाप घुटनों के बल बैठा था। विसेंट, तुम्हारे पिता ने हमें तुम्हें मार्टेल विलेज वापस ले जाने के लिए पैसे दिए हैं, इसलिए तुम्हें तय करना होगा कि अब से तुम क्या करोगे। सोरेन ने कहा, अगर तुम चाहो तो हम एंड्रू के साथ जो तय हुआ था उसका पालन करेंगे, लेकिन हम कुछ और भी कर सकते हैं। ये तुम पर निर्भर है।
हालांकि जब हमारे अनुबंध के काम के दिन खत्म हो जाएंगे तो हम चले जाएंगे, इसलिए इस बारे में सावधानी से सोच लें कि आप क्या करने जा रहे हैं। विसेंट उस समय बहुत उलझन में था, इसलिए उसने कहा, क्या आप मुझे इस बारे में सोचने के लिए 1 घंटा दे सकते हैं? मैं अभी ठीक महसूस नहीं कर रहा हूँ। बेशक, हम बाहर इंतजार करेंगे, सोरेन ने वेस्ली को बुलाने और विसेंट को उस कमरे में अकेला छोड़ने से पहले कहा। अरे तुम क्या कर रहे हो? एंड्रू ने हमें इसके लिए अभी तक भुगतान नहीं किया है। वेस्ली ने अपने साथी से पूछा। उसे समझ में नहीं आया कि सोरेन के मन में क्या है। सोरेन ने आह भरते हुए पूछा, हम एंड्रू को कब से जानते हैं? 10 साल से, शायद इससे भी ज्यादा, उसी के आसपास। ठीक है, हमने उसके लिए काम करके काफी कुछ कमाया। उसने यात्रा की शुरुआत से ही हमारे सारे खर्च भी उठाए और अब ये दोनों बच्चे अकेले हैं। चलो उन्हें एक मौका दें और उन्हें गांव ले चलें, सोरेन ने कहा, उस दिशा में देखते हुए जहां विसेंट को होना चाहिए। वेस्ली ने ये सुना और सहमति जताई। उसे अपने सिक्के बहुत पसंद थे, लेकिन जो कुछ भी हुआ था और एंड्रू की सेवा के अपने इतिहास के बाद वह ये सोचने से खुद को रोक नहीं सका कि इन दोनों बच्चों को यूं ही छोड़ देना गलत होगा। लेकिन आपने ये क्यों कहा कि एंड्रयू ने इसके लिए पैसे दे दिए हैं? हम लड़के से बस इतना कह सकते थे कि हम वैसे भी गांव वापस जा रहे हैं और उन्हें अपने साथ ले जाएंगे। सोरेन ने कहा, मैं नहीं चाहता कि वह ये सोचे कि उस पर हमारा कोई बकाया है। चलिए हम उन्हें बिना बताए ये रकम दे देते हैं और फिर हम चले जाते हैं। उसके बाद जो भी होगा उसका हम पर कोई असर नहीं होगा। अगर वह इस मुश्किल समय से उबर भी गया तो कौन जानता है कि क्या हो सकता है। हम उसके साथ बहुत ज़्यादा नज़दीकी से बचेंगे, क्योंकि हम एक आखिरी सेवा करने का दिखावा करेंगे और उसके साथ भविष्य के व्यापार के लिए दरवाजे खुले रखेंगे। अगर सब कुछ गलत हो जाता है तो वह हमें ऐसे दोस्त के रूप में नहीं देखेगा जो मुसीबत मोल ले सकता है। लेकिन अगर सब कुछ ठीक रहा तो वह हमें काम पर रख सकता है, क्योंकि उसे पता है कि हम अपने समझौतों का पालन करते हैं। ओह, ये तो सही है, वेस्ली ने सहमति जताई। जल्द ही विसेंट ने अपना मन बना लिया और उन दोनों को फ़ोन किया। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास माफिया को जादुई दुनिया में ले जाना। अध्याय 30। संदिग्ध विसेंट। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL: माफिया को जादुई दुनिया में ले जाना। C30। संदिग्ध विसेंट। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 30। संदिग्ध विसेंट। विसेंट के निर्णय के बाद जल्दी ही 1.5 महीना बीत गया। अपनी और अपनी बहन के निकट भविष्य के बारे में मन बना लेने के बाद विसेंट ने नीना को तैयार कर लिया था और मार्टेल गांव वापस ले जाने के लिए उनके लिए सभी आवश्यक चीजें एकत्र कर ली थीं। साल्ट स्टार सिटी छोड़ने से पहले उन्हें एक ताबूत भी मिला, जिसका उपयोग वह अपने पिता को मार्टेल गांव ले जाने के लिए करना चाहते थे। दुर्भाग्यवश विसेंट की अपने पिता के लिए बनाई गई योजना सफल नहीं हुई और 1 सप्ताह की यात्रा के बाद सोरेन और वेस्ली को उसे एंड्रू को शीघ्र दफनाने की सलाह देनी पड़ी। उनके पास शव को सुरक्षित रखने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए यदि वे इसी तरह यात्रा करते रहे तो शव की भयानक गंध के कारण उन्हें समस्या हो सकती थी। इसलिए विसेंट ने अपने साथी यात्रियों के साथ मिलकर सड़क पर एंड्रू के लिए एक छोटा सा अंतिम संस्कार किया। अपनी बहन के साथ अपने पिता को अलविदा कहने के बाद दोनों लोगों ने ताबूत को दफना दिया और युवा फुल ने अपने पिता के विश्राम स्थल को चिन्हित करने के लिए एक वस्तु बनाई। उसने उस स्थान पर एक क्रॉस छोड़ा था जहां उसने अपने बूढ़े पिता को दफनाया था। विसेंट अपने दूसरे जीवन में धार्मिक व्यक्ति नहीं थे, फिर भी उन्हें उच्च आयाम से किसी चीज के अस्तित्व पर संदेह नहीं था। वह एक माफिया परिवार का हिस्सा था जिसमें डॉन ईश्वर के अस्तित्व में दृढ़ विश्वास रखता था, इसलिए उसके पास सांसारिक धर्मों से संबंधित कुछ रीति रिवाज थे। अपने पिता को दफनाने के बाद वह और नीना अगले कुछ सप्ताह तक सोरेन और वेस्ले के साथ बिना किसी परेशानी के यात्रा करते रहे और उसी मार्ग से सॉल्ट स्टार सिटी जाते रहे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अंततः आज दोपहर को उन्हें दूर से मार्टेल गांव दिखाई दिया। ये वह स्थान है जिसे उन्होंने महीनों पहले एक बिल्कुल अलग स्थान पर छोड़ा था। छोटे से मार्टेल गांव को करीब आते देख विसेंट ने गहरी सांस ली, जबकि उसके चेहरे पर भावशून्य भाव था। इस भयानक यात्रा के बाद इस जगह पर वापस आना उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन वाइस ने इस जगह पर अपनी परियोजनाएं शुरू करने का निश्चय कर लिया था। रोरी कैसा होगा, उसने सोचा। मैं उससे बात करूंगा कि क्या हुआ। अगर वह मेरे परिवार में शामिल होने में दिलचस्पी नहीं रखता है तो मैं जोर नहीं दूंगा। हर किसी में मेरे जीवन की समस्याओं से निपटने की हिम्मत नहीं होती। इस बात को ध्यान में रखते हुए विसेंट ने जल्द ही अपने समूह की गाड़ी को गांव की कच्ची सड़कों से गुजरते हुए अपने परिवार की संपत्ति की ओर जाते हुए देखा। खिड़की से उस जगह को देखकर नीना अपने आंसू नहीं रोक सकी और अपने भाई को कसकर गले लगा लिया। चिंता मत करो, बड़ा भाई तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, नीना, उसने उसे लिखा। जल्द ही तुम 5 साल की हो जाओगी, इसलिए मैं तुम्हें एकेडमी ऑफ स्टॉर्स में डाल दूंगा। इस बीच मैं बाकी सब संभाल लूंगा। तुम्हें किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसने अपना छोटा सा सिर हिलाकर संकेत दिया कि वह वैसा ही करेगी जैसा उसने निर्णय लिया है। जब गाड़ी रुकी तो वह नीना को अपनी बाहों में लेकर नीचे उतरा, जबकि उन दोनों लोगों ने गाड़ी से सामान उतार दिया।
विसेंट, बस इतना ही, वेस्ले ने कहा जब वह उस निवास के प्रवेश कक्ष में उस बच्चे के सामने रुका। जैसे ही उसने उन दोनों का सारा सामान उस जगह पर रख दिया, सोरेन ने विसेंट की ओर देखा और पूछा, अब तुम क्या करने जा रहे हो? वाइस ने ये सुना और कहा, मैं अपनी बहन की देखभाल करने जा रहा हूँ। अपने पिता के व्यवसाय में काम करूंगा और अंततः अपनी जादुई प्रतिभा को जागृत करूंगा। अभी के लिए बस इतना ही। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यह अच्छी बात है। जब आप जागृति समारोह में जाएं, तो अगर आप चाहें तो हमसे संपर्क करें। हम आपको आपके द्वारा चुने गए शहर में ले जाने के लिए विशेष कीमत दे सकते हैं। सोरेन ने विसेंट और नीना को अलविदा कहने से पहले टिप्पणी की। तो वे दोनों उस बड़े घर में अकेले थे, इतना बड़ा कि उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनके वहां होने से ही कुछ गड़बड़ है। बड़े भाई, क्या मैं आपके साथ सो सकती हूँ? नीना ने उससे पूछा। उसे अपने कमरे में अकेले रहने में डर लग रहा था। वाइस ने तुरंत सहमति दे दी और अपना और नीना का सारा सामान लेकर दूसरी मंजिल की सीढ़ियां चढ़ने लगा। अपने कमरे में सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद उसने नीना का बिस्तर लाकर अपने कमरे के बगल में रख दिया ताकि वह उसके बगल में सो सके। वह सिर्फ एक बच्ची थी और उसकी बहन थी, इसलिए फिलहाल उन दोनों का एक साथ सोना ठीक रहेगा। जब उसने ये काम पूरा किया तो मार्टेल गांव में रात हो चुकी थी और उसने जल्दी से अपने और नीना के लिए कुछ पकाने के लिए कुछ पकाया। जब उन्होंने खाना खत्म कर लिया तो वह अगले दिन की तैयारी के लिए नीना के साथ सोने जा रहा था, लेकिन तभी किसी ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। पा एंड्रू, मैंने सुना है कि तुम वापस आ गए हो। यह मैं हूँ, जेसी। विसेंट के पिता के सबसे भरोसेमंद आदमी ने पुकारा, जो कुछ मामलों पर अपने बॉस से बात करने के लिए उत्सुक था। विसेंट उस घर की दूसरी मंजिल पर भागा और दरवाजा खोला। जेसी, क्या तुम मेरे पिता से कुछ जरूरी बात करने आए हो? उसने पूछा। यह एक ऐसी दुनिया थी जिसमें जानकारी प्राप्त करना या आपसे दूर स्थित परिस्थितियों के बारे में अद्यतन जानकारी रखना कठिन था। संचार के साधन तो थे ही, महत्वपूर्ण समाचार देने वाली पत्रिकाएं भी थीं, लेकिन ये माध्यम आसानी से सुलभ नहीं थे। दूरगामी संचार केवल इस समाज में उच्च पदस्थ जादूगरों के लिए ही संभव था। साथ ही समाचार पत्र गांवों तक इस तरह नहीं पहुंच पाते थे, और अगर समाचार पत्र ऐसी जगहों तक पहुंच भी जाएं, तो वे कभी भी केट या एंड्रू की मौत जैसी घटना की खबर नहीं छापेंगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इस प्रकार उस व्यक्ति को विसेंट के माता पिता की स्थिति के बारे में पता नहीं था। हाँ, वह कहाँ है? वाइस। जेसी ने दरवाजे से झांका और देखा कि ऊपर केवल नीना थी, जो सीढ़ियों के पास उनकी ओर देख रही थी। विसेंट ने एक क्षण तक उस आदमी को देखा और कुछ नहीं कहा। विंसेंटे के पिता जेसी पर बहुत भरोसा करते थे, लेकिन हाल ही में उन्होंने बहुत कुछ झेला था और उन्हें पृथ्वी पर जो कुछ हुआ था वह पहले से कहीं अधिक याद था। वह फिर से धोखा नहीं खाना चाहता था। मेरे पिता को कुछ समस्याएं थीं और वे लॉरेन और मेरी मां के साथ साल्ट स्टार सिटी में रुके थे। वाइस ने झूठ बोला। चूंकि नीना अकेडमी ऑफ स्टॉर्स में अपनी पढ़ाई शुरू करने वाली है, इसलिए मैं उसके साथ वापस आ गया जबकि वे वहां रुके थे। ओह, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी, जेसी ने आश्चर्य से कहा। क्या समस्या है जिसके कारण वे पीछे रह गए? ऐसा लगता है कि लॉरेन में हमारे माता पिता से कहीं ज्यादा प्रतिभा है। किसी ने उसे एक कबीले में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। विसेंट ने यह बात गढ़ी, लेकिन जो व्यक्ति उसे ले गया था वह वास्तव में एक कबीले का सदस्य था। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, इस राज्य में कुलीन परिवारों को सेना जैसे समूह बनाने का कोई अधिकार नहीं था। ऐसा केवल शाही परिवार ही कर सकता था। हालांकि पोलारिस क्षेत्र में ऐसे संगठन थे जो राज्य की सीमाओं को पार कर गए थे और कभी कभी सीडेल किंगडम जैसे राज्यों से भी अधिक शक्तिशाली थे। ये संगठन आमतौर पर या तो कबीले या संप्रदाय होते थे। विसेंट को यह नहीं पता था कि लॉरेन के अपहरण के पीछे किस गिरोह का हाथ था, लेकिन वह जानता था कि उसे ऐसे ही किसी गिरोह ने अगवा किया था। बहुत बढ़िया, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी, उस आदमी ने कान से कान तक मुस्कुराते हुए कहा। तो मैं अपने पिता के व्यवसाय की देखभाल करूंगा जबकि वे मेरी बहन की स्थिति को सुलझा रहे होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी मदद करेंगे, उसने उस आदमी की आंखों में देखते हुए कहा। जरूर, मैं तो चला जाऊंगा वाइस। मैं तुम्हारे और तुम्हारी बहन के आराम में खलल नहीं डालना चाहता। जेसी चला गया। जब उन्होंने दरवाज़ा बंद किया तो विसेंट कुछ क्षणों के लिए उसके पीछे खड़ा रहा। मुझे उन सभी लोगों को बाहर निकालना है जो मेरे पिता के समूह का हिस्सा थे। वे मेरे पिता के सभी संपर्कों को जानते हैं और यदि वे मेरे खिलाफ विद्रोह करना चाहते हैं तो वे मेरे पिता की व्यवस्था का कुछ हिस्सा हड़पने या यहाँ तक कि उसे नष्ट करने में भी सफल हो सकते हैं। यह नीना और मेरे लिए बहुत बुरा होगा। उसने उसकी ओर देखा और निश्चय कर लिया कि उसे क्या करना चाहिए। निर्दोष हूं या नहीं, मुझे अपनी बहन की रक्षा के लिए उन्हें खत्म करना ही होगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। प्रायोजित सामग्री। सफ़ेद दाग का ये उपाय प्रभावशाली है। 7 दिन में शानदार प्रदर्शन। अगर आपके शरीर पर है सफ़ेद दाग तो आपको पता होना चाहिए ये उपाय। संपर्क टॉस साइड मैप दान करें। ठीक है, मैंने इस बारे में काफ़ी सोच लिया है। मैं मार्टेल गांव वापस जाना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों मेरी बहन और मुझे सुरक्षित वहां पहुंचा सकोगे।
विसेंट ने गंभीरता से कहा, अपने बूढ़े पिता की जगह लेने और नीना के साथ एक ऐसी जगह पर अपना जीवन शुरू करने के बारे में सोचते हुए जिसे वह पहले से जानता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। Bet 100 and get 400 across platform. Get 10% weekly cashback. Bet 100 and get 400 across platform. Get 10% weekly cashback. YOLO247.co। संपर्क टॉस साइट में दान करें।